Alright everyone, कितना बजा? गुड आफ्टरनून गाइस। जय बात। तो देवी और सज्जनों, जैसे कि आप जानते हो आज से हम ऑडिट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज से अपन ऑडिट स्टार्ट करेंगे। अपना लेक्चर कितने में तक है? 3:55 तक है ना। हाँ, मतलब 3.5 घंटे का करीब लेक्चर होगा। बीच में 10 से 15 मिनट का ब्रेक दिया जाएगा। जब मेरे को मन होगा मैं ब्रेक दूंगा, बीच में पका मत मेरे। पढ़ाई पे ध्यान देना, पढ़ते रहना। पोर्शन टाइम से खत्म होना चाहिए। खत्म टाइम से नहीं हुआ तो भी तुम ही बुआ बूम कर, है ना। खाली बुआ बूम कब करना है? जब मैं पढ़ा रहा हूँ और वो समझ में नहीं आया तो छोड़ने का नहीं मेरे। ठीक है, फुल वसूल करने का, पैसा भरा ना, वसूल करने का बिंदास। डाउट पूछने में जरा शर्माने का नहीं। डाउट एकदम बकवास हुआ ना, बकवास मतलब वाहिया डाउट हुआ ना एकदम, तो मैं सब बोलूंगा बेटा क्या बकवास डाउट पूछा है तूने, है ना। बुरा लगाने का नहीं। बकवास डाउट को बकवास नहीं बोलेगा तो क्या बोलेगा, है ना। लेकिन पूछने का, बकवास डाउट का भी जवाब मिलेगा। ठीक है, सवाल पूछना तुम्हारा काम है, जवाब देना मेरा काम है। क्लास चालू होने के आधे घंटे बाद, क्लास चालू होने का पहला आधा घंटा मैं सवाल पूछेगा रोज। ठीक है, तो भी अगर तुमने मेरे को जवाब नहीं दिए तो तुम मेरे को बाद में सवाल नहीं पूछ सकते। सिंपल रूल है, बराबर। बाकी स्ट्रेस लेने का नहीं, मस्ती करने का, मजा करने का मैं बोलूंगा तो बातचीत करना है, बिंदास करने का खाली मेरे साथ। ठीक है, फालतू टाइम पास करने का नहीं। अंडरस्टूड। सो मेन क्या है, एजेंडा अपना है कि ऑडिट अच्छे से खत्म होना चाहिए। एंड ऑडिट ऐसा सब्जेक्ट है जो क्लास के अंदर खत्म हो गया ना तो तुमको मजा आएगा। बाकी अब भी अपने सितंबर वाले कुछ लोग लाइब्रेरी में बैठे, जाके पूछ लो उनको ऑडिट कैसा सब्जेक्ट है। और अगर ऑडिट में थोड़ा भी ढील दिया तो क्या हो सकता है। पिछले 7-8 अटेम्प्ट के फर्स्ट रैंकर का मार्कशीट उठा के देख लो। 6 में से 5 सब्जेक्ट में एग्जामिशन आता है ऑडिट छोड़ के, और जिसको ऑडिट में आता है उसको बाकी 5 में नहीं आता। ठीक है, ये ट्रेंड है। कोई कोई कभी बीच में ऐसे बच्चे, एवरेज बच्चे निकल जाते हैं जो रैंक तो नहीं ला पाए लेकिन एग्जामिशन वगैरह अच्छे से स्कोर करके ओवरऑल पास होके आते हैं। बट सिंपल मैं तुमको बताता हूं, तुमको अभी ऑडिट का टेक्स्ट बुक नहीं मिला है, इट इज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। क्योंकि अभी चाहिए ही नहीं अपने को टेक्स्ट बुक। पहले दिन से अगर मैं टेक्स्ट बुक तुम्हारे हाथ में हो जाए ना तो तुम्हारा चालू क्या हो जाता है, बुक कैसा है, सर जो पढ़ा रहे वो बुक में है कि नहीं है। तुम्हारा आधा ध्यान इधर होएगा, आधा ध्यान उधर होएगा, और तुम अल्टीमेटली किधर के भी नहीं रहोगे, है ना। तो बेटर है कि अपने पास बुक 4 दिन बाद ही, कल भी अगर आएगा बुक तो मैं बोल दूंगा देना ही मत, देना 2 दिन के बाद ही। पहला 2 दिन क्या है, अपन कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, चैप्टर को समझ लेते हैं, तुम मुझे समझ लो मैं तुम्हें समझ लूं, और कल से टाइम पे आना। किधर रहता बेटा? बैठ जा भाई, बहुत दूर से आते हैं। कौन है इधर? भिवंडी वाले? भिवंडी, डोंबिवली, कल्याण, उल्लासनगर। अरे बाप रे, बाबा सही है तुम लोग। मैं बोरिवली, इक्वल दूर, है ना। लेकिन आई मेक इट अ पॉइंट टू ट्राई एंड रीच अपॉन टाइम। अंडरस्टूड। सो कोशिश करो टाइम पे आने का। अभी मॉनसून का टाइम है और सेंट्रल रेलवे तो अपने को पता ही है, किसी ने 2 बाल्टी पानी डाल दिया तो भी भर जाता है। तो अरे बाप, एक कोई ट्रेन आया लगता है, डोंबिवली आया। कौन है? अजीब है यार तुम्हारे सब। चला दे भाई, बैठने को जगह दो मैडम। ठीक है, ये मोहित, निशित, रसिका कौन है यार? ये लोग के वीडियोस बंद है, निकाल दो मेरे को।
ये ऑनलाइन वाले जितने भी है, तुम लोग कहाँ रहते हो रे? जरा लोकेशन डालो तो चैट में, अपना अपना लोकेशन डालो तो जरा। हाँ सुनो, कोशिश करो टाइम पे आ सको, ठीक है। नहीं भी आए टाइम पे तो एट द मोस्ट आई विल डू इज, कोई कॉन्सेप्ट चल रहा है तो उतना टाइम तुमको बाहर खड़े रखो, कॉन्सेप्ट खत्म होने के बाद अंदर आने दो, है ना। क्योंकि तुम क्या ऐसा एक एक ट्रेन आएगा, एक एक जन से 5-5 जन, 2-2 जन, 3-3 जन बीच बीच में आओगे तो बाकी जो लोग बेचारे टाइम पे आए इंक्लूडिंग माई सेल्फ सबको डिस्टर्ब होएगा, है ना। तो 10 मिनट रुकने का, कॉन्सेप्ट का तो वो ऑनलाइन देखते रहने का, वो तो सहूलियत है ही, ऑनलाइन देखते रहने का। वो कॉन्सेप्ट खत्म होने के बाद मैं खुद ही ऐसा दरवाजा खोल के वेलकम करेगा, ठीक है। ओके, इसके बाद ये कौन है? प्रीतेश करेगा। देख रोशनी किधर है? रोशनी, रोशनी इज भिवंडी। मोहित, निशित, आवाज आ रहा है? एम आई ऑडिबल, क्लियर? एम आई विजिबल, क्लियर? ओके, भिवंडी भिवंडी भिवंडी, हाँ कितने भिवंडी वाले? एडनोवेट को बोल के भिवंडी में एक ब्रांच डाल देना चाहिए, तो कितना इजी पड़ेगा। ओके, ऑलराइट, सो स्टार्ट करते हैं अपना कॉन्सेप्ट। अपन पढ़ने वाले हैं सीए इंटर ऑडिटिंग। क्या होता है ऑडिटिंग? क्या जानते हो ऑडिट के बारे में? सुना है कभी ऑडिट के बारे में कुछ? ठीक है, ओके, क्या सुना है तुमने ऑडिट के बारे में? बाद में मेरे को भी बताना। लॉ पढ़ा तुमने? लॉ, लॉ में ऑडिट का चैप्टर पढ़ा? अरे फिर तो क्या, फिर तो आता है ऑडिट। मेरे को क्यों बुलाया? आता तो है सब तुमने वो। लॉ पर, लॉ पर आशे सर, फिर तो सॉर्टेड है, फिर तो मेरा कोई काम ही नहीं। ऑडिट तो पूरा कर चुके हो तुम, मतलब। आज किसका लेक्चर है मेरे पास? कौन से सर? हरीश, फुल नेम? वाडवानी, शायद शक्ल देखना पड़ेगा, ठीक है। ओके गाइस, सो लेट्स कंटिन्यू विद आवर ऑडिट पोर्शन। लेट्स स्टार्ट विद द ऑडिट पोर्शन, ठीक है। डिस्कशन करते हैं, पहले बात समझते हैं, कॉन्सेप्ट समझते हैं, सब्जेक्ट समझते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 100 मार्क का पेपर है बेटा, 100 मार्क का पेपर है, और तुम्हारा ग्रुप अगर तुमको निकालना है, ठीक है, तो इस पेपर को क्रैक करना बहुत जरूरी है। इस पेपर की खासियत मैं तुमको बताता हूं। आफ्टर वी स्पेंड अराउंड 40-45 आवर्स इन द क्लास। 40 से 45 घंटे बिताने के बाद यू विल फील के सर मजा आ रहा है बहुत पढ़ने को, क्योंकि हर आंसर हमको आता है। क्यों? क्योंकि हर आंसर सेम ही लग रहा है। ऑडिट की खासियत ये, ऑडिट में एमसीक्यूज आते हैं 30 मार्क के, बट ऑडिट के एमसीक्यूज में कभी सिलेक्ट द करेक्ट आंसर नहीं बताते। ऑडिट के एमसीक्यूज में हेडिंग होता है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, क्योंकि 4 आंसर होते हैं और चारों सही होते हैं। चारों में से सबसे ज्यादा कौन सा सही है तुमको बता, ठीक है। गलत में से सही को चुनना आसान है, सही में से सबसे ज्यादा सही को चुनना मुश्किल है। तो तुम तो जानते ही हो सिलेक्शन के बारे में, ठीक है। तो सही में से सबसे ज्यादा सही को चुनना इज मुश्किल। तो इसीलिए ऑडिट में अगर पेपर को क्रैक करना है तो बेटा सबसे ज्यादा और सबसे पहले जरूरी है कॉन्सेप्ट को क्लियर करना बहुत अच्छे से। तुम लोगों ने एसी बंद क्यों रखा है? एसी चालू है, चलने जैसा तो नहीं। किधर है रिमोट? किधर है? बर्फ गिरा थोड़ा बेटा? हाँ, पंखे बंद कर दे और बर्फ गिरा थोड़ा, एकदम चिल्ड होना चाहिए क्लास, तो एफिशिएंसी लेवल का वाट लग जाएगा। रख दे अंदर डेस्क। अभी खेलते मत रहना एसी के साथ बीच बीच में, ध्यान दो। ये देखिए वापिस गए, बहुत हो गया। चल, ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट योर ऑडिटिंग। आगे क्या पढ़ना है सर? तो इसमें कैसे पढ़ना है इसको, ठीक है, समझो। तुम्हारा जो पोर्शन है, योर पोर्शन हैज बीन डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। एक है ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स और एक है नॉन ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है।
दो तरह का पोर्शन आएगा, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड वाला पोर्शन आएगा और नॉन ऑडिटिंग स्टैंडर्ड वाला पोर्शन आएगा। नॉन ऑडिटिंग स्टैंडर्ड के अंदर 3 चैप्टर है, टोटल सिलेबस में 11 चैप्टर्स, ठीक है। 11 चैप्टर 100 मार्क, बेस्ट कॉम्बिनेशन है, एवरेज 10 मार्क पर चैप्टर पकड़ के चले, ठीक है। इंस्टीट्यूट ने मॉड्यूल बनाने में थोड़ा सा जगलिंग किया हुआ है, जम्बलिंग किया हुआ है, जिसमें उन्होंने स्टैंडर्ड्स को चैप्टर वाइज बाइफरकेट नहीं किया। 11 चैप्टर्स है, लेकिन चैप्टर्स के अंदर स्टैंडर्ड सब ऐसा स्प्रेड है पूरा, ठीक है, फैला हुआ स्टैंडर्ड्स है। मतलब स्टैंडर्ड्स कैसे बनते हैं, क्या बनते हैं, कौन बनाता है, ये भी मैं तुमको बताता हूं, कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाता। ऑडिट, क्या जानते हो ऑडिट के बारे में, मेरे को बताओ, तुमने लॉ में थोड़ा बहुत पढ़ा भी है ना। रसिका बेटा वीडियो चालू रहना चाहिए, शशि प्रसाद वीडियो बंद नहीं होना चाहिए बीच में, नहीं तो वापस वेटिंग रूम में जाओगे, फिर वहां से एग्जिट। हाँ, ऑडिट के बारे में क्या जानते हो बताओ मेरे, शर्म आ रहा है तुमको बोलने में, मैं इंडिविजुअली पूछू, चलो चुन चुन के पूछते। मेरे को लगा ऐसा तुम लोग हाथ ऊपर करेंगे, फिर नॉर्मली बच्चे ऐसा करते। तो हाँ बोलना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एग्जामिन करते हैं, एग्जामाइन करते हैं ऑडिट में, ठीक है। और कोई बोला, ऑडिटर रिपोर्ट बनाता है, ये भी सही है, ऑडिटर रिपोर्ट बनाता है भाई। ट्रू एंड फेयर व्यू, ये क्या होता है? और ओपिनियन मतलब नहीं बराबर हुआ तो ओपिनियन नहीं देगा? अबे ऐसा कैसा, ओपिनियन तो देना चाहिए ना, कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ मैडम, व्हाट इज ट्रू एंड फेयर व्यू? ट्रू एंड फेयर मतलब करेक्ट होता है, तो ट्रू एंड करेक्ट भी होना चाहिए। कौन बाईपास कर? हम क्यों स्टैंडर्ड, हम खुद सीए, हमारा तो कर्तव्य है स्टैंडर्ड का पालन करना। जैसे लिकर, हाँ लिकर में क्या करना पड़ेगा? तो वो थोड़ी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड में आता है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो कंपनी को कंप्लाई करना है, ऑडिटर को थोड़ी करना है। ऑडिटर को चेक करना है, ऑडिटर का काम क्या है? ऑडिटिंग स्टैंडर्ड का कंप्लायंस होना चाहिए खुद के लिए, एंड कंपनी ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का कंप्लायंस किया कि नहीं ये चेक करना। अगर नहीं किया तो कंपनी ने डेविएशन किया है, ऑडिटर थोड़ी बाईपास करना है। रिपोर्ट तो करेंगे ना, रिपोर्ट करना तो अपना काम है। ऑडिटर का मेन काम क्या होता है? पंचायती करने। जो दिखा सब जाके लिख देने, जो मिला लिख देने, सब जाके शेयर होल्डर्स को बता देने, ठीक है, फुल गॉसिप। ऑडिटर का काम ही है फुल गॉसिप, है ना। सो दैट्स नॉट इवन अ क्वेश्चन। माय क्वेश्चन इज, यू सेड ट्रू एंड फेयर व्यू, फिर यू सेड मतलब सब कुछ करेक्ट है कि नहीं। तो फेयर एंड करेक्ट ये दो वर्ड साथ में कैसे यूज हो सकते? ये ऑनलाइन है, तुम लोग फोटो खींचवाना है, जवाब दो इधर, चैट बॉक्स में आंसर डालो फटाफट। ये लोग बात क्यों नहीं करते? बेटा पार्टिसिपेट तो करो क्लास में, पार्टिसिपेट ही नहीं करोगे तो सो जाओगे। प्रैक्टिकल थोड़ी पढ़ा रहा हूँ, कैलकुलेटर लेकर ठकाठक ठकाठक सम सॉल्व होएगा। ये अटाज आईपैड नाम क्या तेरा बेटा? अटा ही नाम है, ATA। देख शशि प्रसाद ने मस्त आंसर दिया दोस्तों। ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एन एक्सप्रेस ओपिनियन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वाह, ये अच्छा है।
व्हाट डू यू मीन बाय अटा? मीनिंग क्या है इसका? एंड एम आई प्रोनाउंसिंग इट करेक्ट? इट इज अटा ओनली। प्रोनाउंस कैसे होता है? मेरे को प्रोनाउंसिएशन बता जरा, नहीं तो मैं गलत बोलता रहूंगा नाम तेरा। हाँ हाँ बेटा, क्या नाम था आपका? भूमिका। भूमिका, समझा आपको मेरा सवाल? समझा? ठीक है, सही जवाब का टेंशन नहीं लेने का। आंसर इट मीन्स अ गिफ्ट। हाँ, लेकिन आई शुड कॉल यू अटा और गिफ्ट? अटा, एम आई राइट? अटा। समय गलत प्रोनाउंस करो तो बोलना मेरे को। अच्छा नाम है, अलग है कुछ। यूनिक है। इट मीन्स गिफ्ट। सही है। हाँ हाँ भूमिका, तो क्या बात कर रहे थे अपन? ट्रू एंड करेक्ट एंड ट्रू एंड फेयर सेम होता है कि अलग होता है? अलग होता है, अलग होता है। ठीक है। हाँ, करेक्ट मतलब ये क्या है? तो वो करेक्ट है, तो वो करेक्ट है। तो फेयर क्या है? नहीं समझा मेरे को। तुम लोग को समझा? सबके लिए एप्लीकेबल है, वही तूने किया है तो वो फेयर है, और सही किया तो करेक्ट है। मेरे को तो नहीं पता, मैं तो तेरे को पूछ रहा हूँ। मेरे को तुझे बोल रहा है वही नहीं समझ रहा। अकाउंटिंग, ये फेयरली अप्लाई करने का मतलब या तो अप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे। फेयरली अप्लाई करेंगे क्या होता है? गवर्नमेंट गवर्नमेंट क्या करेगा? गवर्नमेंट पार्लियामेंट का सेशन ढंग से कर ले, वही बहुत बड़ी बात है। ऑडिटर का काम जो नहीं किया कंपनी ने वो देखना है, अगर किया भी रहेगा तो अगर कुछ हो रहा है कौन है ऑडिटर? तुम लोग के हिसाब से ऑडिटर है कौन बे? वो सीआईडी वाला दया है क्या? सब कुछ तो किया रहेगा तो ऑडिटर ढूंढ निकालेगा, फिर ऑडिटर बताएगा। ये क्या है? ठीक है ठीक है ठीक है, अच्छा है अच्छा है। हाँ बोलो। अगर फेयर है तो ओपिनियन अलग क्यों होगा? सही है कि गलत है? तो फिर ओपिनियन अलग क्यों होगा? अलग जैसे? ठीक, मेरे को दो टाइप के ओपिनियन आते हैं, सही है या गलत है। ये मेरा ओपिनियन है, बराबर। मतलब क्या नाम बेटा? खुशबू। अब खुशबू ने मेरे को फॉर एग्जाम्पल को आंसर दिया, तो मैं बोलूंगा खुशबू आंसर सही है या खुशबू आंसर गलत है। खुशबू आंसर फेयर है मतलब क्या? समझा मेरा सवाल? समझा? हाँ, मतलब आई एम ट्राइंग टू गो अ लिटिल डीपर। अभी तक कैसा है, अभी तक लॉ में भी जितना ऑडिट पढ़ा है या तुमने कॉलेज में भी अगर ऑडिट के बारे में कुछ पढ़ा है तो वो बेसिक लेवल है। अंडरस्टूड? दिस इज द पॉइंट वेयर यू हैव टू स्टार्ट डाइविंग अ लिटिल डीपर। ठीक है, यहाँ पे कोई भी सवाल, कोई भी वर्ड को सीधा एक्सेप्ट करने का नहीं। देयर इज अ डिफरेंस इन इंग्लिश एंड लीगल इंग्लिश। हम जो लॉ में और ऑडिट में यूज करते हैं ये लीगल इंग्लिश है। यहाँ कई मर्तबा ऐसा होगा कि बहुत सारे शब्द यू विल एनकाउंटर जिनका इंग्लिश में अर्थ अलग होता है और लीगल इंग्लिश में आते ही अर्थ अलग होता है। अंडरस्टूड? एक सिंपल मैं तुमको एग्जांपल दूं, जैसे कि क्लास। तो मैं अगर तुमको बोलूं बेटा क्लास, तो तुम्हारे लिए क्लास का शब्द होता है क्लास, ये क्लासरूम। लेकिन लॉ के अंदर जब मैं क्लास की बात करूं तो लॉ के अंदर क्लास का मतलब ग्रुप होता है, क्लास एक्शन सूट, है ना। एक सिंपल मैं तुमको ये बताऊं, जैसे अगर आपने सुना है मैं तुमको बोलूं बेटा एक्ट, तो एक्ट का मतलब तुम्हारा एक्ट से मतलब क्या होगा? एक्ट मतलब कोई एक्शन। हाउ कुड यू एक्ट लाइक दैट, व्हाई आर यू एक्टिंग लाइक दैट। लेकिन एक्ट के अंदर लिखते टाइम मैंने अगर इसको कैपिटल कर दिया तो ये कानून बन जाएगा।
समझा? मतलब इतना छोटा सा फर्क है दोनों में। अंडरस्टूड? सो दीज आर द टेक्निकलिटीज विच नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड। ये सारी चीजों में तुमने पहले कभी ध्यान दिया हो, ना दिया हो, किया हो, ना किया हो, इररिस्पेक्टिव, बट अभी इंटर लेवल में इस पे बहुत ज्यादा प्रेशराइज करके ध्यान देना पड़ेगा। रीजन, ये फाइनल का बेस है। फाइनल में ऑडिट के अंदर इंटर का जो पोर्शन है वो तो आना ही आना, प्लस फाइनल का पोर्शन अलग से आना। अंडरस्टूड? सो इफ यू वांट टू क्रैक सीए फाइनल ऑडिट, तो इट इज वेरी क्लियर, वेरी नेसेसरी फॉर यू टू क्रैक इंटर का ऑडिट। ऑडिटर इज अ वॉच डॉग एंड नॉट अ ब्लड हाउंड। क्या होता है ये मेरे को बता जरा जरा। कुत्ता है, भेड़िया नहीं है। वॉच डॉग एंड नॉट अ ब्लड हाउंड। थोड़ा एक्सप्लेन करना, मजा आएगा। तुम लोगों को माइक नहीं चलता क्या? चलता? अनम्यूट करके बोलना। क्यों इतना टाइप कर रहे हैं? अनम्यूट करके एक बार ट्राई। हाय बोल, हाय। आवाज आ रहा है क्या? सुनाई तुझे? हाय तो बोल शशि। अबे वेव नहीं कर रहा, अनम्यूट करके हाय बोल रहे। ये क्या है? नहीं आ रहा है आवाज, नहीं आ रहा है आवाज। एनीवे, हाँ, और किसी को पूछते? हाँ बेटा बोलो। ट्रू और फेयर नहीं, ट्रू एंड फेयर। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में बहुत सारी चीज कंज्यूम करते हैं, और इसलिए हम जब जो स्टेटमेंट होता है वो ट्रू और फेयर होता है कि इसमें जो चीजें लिखी है ट्रू और फेयर है, और ट्रू और करेक्ट अगर वो लिखेंगे तो वो मतलब कि जो हम जो अजम्पशन देते हैं ना वो कभी करेक्ट कभी इनकरेक्ट भी हो सकते हैं। अगर हम करेक्ट लिखेंगे, करेक्ट इन द सेंस वो एकदम यही है, यही करेक्ट कॉन्क्रीट है। फेयर में मतलब कि लगभग ऐसा है, इसलिए हम ट्रू और करेक्ट भी, ट्रू और फेयर भी ऐसे। ओके, तो मेरे को इसमें खाली एक पूछना है आपसे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में आपने बोला असम्पशन लेते हैं ऑडिटर, तो हम मतलब क्लाइंट के ऑडिटर? वगैरह है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक ऑडिटिंग कर रहे हैं और हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बता देना कि ये ट्रू और फेयर है, ट्रू या करेक्ट है, तो इसलिए हम करेक्टली यूज करके फेयर यूज। नहीं, अरे मेरा सवाल, अजम्पशन कौन लेता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में? ऑडिटर अजम्पशन लेता है कि क्लाइंट अजम्पशन लेता है? क्लाइंट अजम्पशन लेता है। ओके, क्लाइंट अजम्पशन लेता है तो ऑडिटर को तो ये बताना चाहिए कि तुम्हारा अजम्पशन सही है या गलत है कि नहीं? तो ऑडिटर, जैसे ये खुशबू क्लाइंट है तो मैं बता दूंगा आपका अजम्पशन सही है। हम तो ऑडिटर ना, हम तो सीए पढ़े हुए, क्वालिफाइड है कि नहीं? तो हम तो सीधा सीधा देख करके बता सकते हैं ना आपका अजम्पशन सही है या आपका अजम्पशन गलत है। समझा? आपने जो पूरा मेरे को स्टोरी सुनाया वो पूरा सही है, ठीक है। ये एक पॉइंट पे मुझे जरा गड़बड़ लगा, क्योंकि मतलब मैं नहीं बोल रहा हूं आपका पॉइंट गलत है। अगर सही है तो अपन बैठे ही आर्ग्यू करने को, बिंदास आर्ग्यू करने का, ठीक है। जरा भी डरने का नहीं आर्ग्यू करने में। आर्ग्यू करेंगे नहीं, समझ में कैसे आएगा? ठीक है, बट अपना कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए एट द एंड ऑफ द डे, है ना? तो अपना मेन पर्पस क्या है, मेन सवाल क्या है? मेन सवाल है कि सर ऑडिटर ट्रू एंड फेयर व्यू क्यों देता है, ट्रू एंड करेक्ट व्यू क्यों नहीं देता? तो आपने मेरे को बोला कि वो फाइनेंशियल्स वो अजम्पशन के बेसिस पे बनाता है, क्लाइंट बनाता है, बराबर, अजम्पशन के बेसिस पे। तो ऑडिटर को तो आता है ना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, क्लाइंट को नहीं आता, बराबर। ऑडिटर को आता है ना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड, सब पढ़े हुए, है ना? तो हम तो उसको बता ही सकते हैं कि तेरा अजम्पशन सही है या तेरा अजम्पशन गलत है। अरे बिंदास, आराम से, स्ट्रेस मत ले, आराम से सोच। हाँ बेटा, कुछ ऐड करोगे? नहीं, ट्रू एंड, हाँ हाँ बोल बेटा। स्टेटमेंट ऑडिटेड है, एक मिनट। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटेड है तो बैंक वगैरह ये सब चीजें देख के लोन वगैरह देते हैं। ठीक है ना, देने दो, अपने को क्या है। हाँ
तुम लोगों ने AS10 वगैरह अभी नजदीकी पढ़ा है क्या? इसलिए डिप्रेशन के पीछे अदरक खा के पड़े हुए हो। बोल। हाँ ठीक है ना, हमारा मतलब किसका? क्लाइंट का। हाँ, क्लाइंट का एस्टिमेशन गलत भी हो सकता है, ठीक है, तो ऑडिटर बोल देगा एस्टिमेशन गलत है। पर वो तो चलता ही है, भाई बिल्डिंग कब गिरेगी किसको पता है, वो तो अंदाजे भी है ना कि शायद गिरेगी, 15 साल बाद गिरेगी। तो वो एस्टिमेशन हम थोड़ी लेते हैं, वो एस्टिमेशन के लिए हम स्ट्रक्चरल इंजीनियर को बुलाते हैं, आर्किटेक्ट को बुलाते हैं, वो तो पढ़े लिखे। वो ऐसा बिल्डिंग में से ऐसा थोड़ा सा कुतर कुतर के सीमेंट निकालेगा, फिर उसका फॉरेंसिक टेस्टिंग करेगा, फिर उसका रिपोर्ट निकलवाएगा, है ना, और वो अपने को एस्टिमेशन देगा। क्लाइंट थोड़ी ऐसा नहीं गिरेगा यार, क्लाइंट थोड़ी करने वाले। बोल। ओ बाबा, इनकम टैक्स एक्ट क्या है? चल बोल 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 बोल। डिफरेंट रहता है, ठीक है। तो जब भी ऑडिटर ऑडिट करता है तो वो दोनों को कंपेयर करता है एंड उसके हिसाब से वो फॉर्म में पूरा डिस्क्लोज करता है। हाँ करने दो ना डिस्क्लोज, उसमें क्या है। वो तो इनकम टैक्स एक्ट में तुम्हारा फॉर्म 3CD भरना पड़ता है, तो 3CD का रेट फिक्स्ड है, डेप्रिसिएशन में कंपनीज एक्ट का रेट फिक्स है, तो जो भी रेट के हिसाब से तुम डेप्रिसिएशन कर रहे हो, डिफरेंस का एंट्री अलग पास होएगा, उसमें कौन सा बड़ा है। तो वो रूटीन ट्रांजैक्शन है अकाउंट्स का। हाँ बेटा, एक सेल के लिए एक इंडस्ट्री में अलग भी हो सकता है एंड ओवरऑल डिफर करते हैं ना इंडस्ट्री। यहाँ पे स्क्रीन ये जैसे तो ज्यादा यूज होता है। हाँ कम यूज होगा, तो घर पे थोड़ी डेप्रिसिएशन लगाते हो, पर्सनल एसेट है, कम यूज होता है। हाँ ठीक है, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके। एक सवाल पूछना, सेम एग्जांपल तुम्हारा, ठीक है, मेरे को फिक्स्ड एसेट छोड़ के और किसी में बिठा के बता। हाँ, ट्रू एंड फेयर देने का रीजन खाली फिक्स्ड एसेट तो नहीं होगा ना, बैलेंस शीट P&L तो कितना बड़ा है, बहुत कुछ होगा उसके अंदर, है ना। तो फिक्स्ड एसेट को छोड़ देते हैं, फिक्स्ड एसेट को छोड़ के और बैलेंस शीट P&L का कोई भी आइटम ऐसा लेके मेरे को बता दे। हाँ बेटा बोल। हाँ वो तो एस्टिमेशन ही है यार। अरे एक मिनट, प्रोविजन के पीछे साइंस होता है, पता है, प्रोविजन ऐसा तुक्का नहीं लगाया जाता कि चिट्ठी डालेंगे डब्बे में जो नंबर निकला उतने का प्रोविजन, ऐसा थोड़ी होता है। उसके पीछे मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है, अंदाजा थोड़ी होता है प्रोविजन मतलब एकदम। हाँ बोल बेटा। तो वो उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेके आएगा, तो उसके हिसाब से तो वो करेक्ट है, तो बोलेगा वो सब कुछ सही है। हाँ सीधी बात है। तो मैं ऑडिटर हूँ, मेरा काम देखना है कि वो फेयर है कि नहीं, फेयर मतलब जो ऑडिटिंग में स्टैंडर्ड वगैरह रहेंगे उसके हिसाब से सही है कि नहीं। क्योंकि वो तो बोलेगा ना मैं तो सही हूँ, मैं पैसे किसके देता हूँ, पैसे तो उसके लूंगा कि उसने सही किया कि नहीं, सही सही उसके हिसाब से। मेरे हिसाब से जो ऑडिटिंग का स्टैंडर्ड है ना वो अप्लाई हो रहा है कि नहीं, रूल्स के मुताबिक है कि नहीं, वो अगर है या नहीं, अगर है तो ठीक है डन। डन मतलब क्या? डन क्या होता है बे? मतलब फिर मोबाइल है उधर, यार इधर खिड़की खुला है, खिड़की है ही नहीं उधर, किसको देख रहा है तू उधर? हाँ तो अगर सही है तो ठीक है, फिर मैं आगे क्या लिखोगे? सही है? साइन करके अरे लिखना तो पड़ेगा ना, काले कोरे कागज पे साइन करेगा? क्या लिखोगे? फाइनेंशियल सही है लिखोगे ना। सही मतलब क्या होता है इंग्लिश में? अरे क्यों, वही तो सवाल है। अरे यार वही तो मेरा सवाल है, मैं ऑडिटर है तो मैं फेयर ही लिखूंगा, ऐसा कैसा? तू देख, कंपनी सेक्रेटरी होता है, सेक्रेटेरियल ऑडिटर बनता है, वो ट्रू एंड करेक्ट भी लिखता है। कॉस्ट ऑडिटर होता है सीएम में क्वालिफाइड, वो कॉस्ट ऑडिट करता है, वो भी ट्रू एंड करेक्ट भी लिखता है। तो तुम कौन से नए नवाई के हो कि तुम ट्रू एंड फेयर लिखोगे और करेक्ट नहीं लिखोगे? पॉइंट समझना ना अपने को,
कि जब सीएस क्वालिफाइड बंदा ट्रू एंड करेक्ट लिख सकता है, जब सीएमए क्वालिफाइड बंदा ट्रू एंड करेक्ट लिख सकता है, तो हम क्यों नहीं लिख सकते ट्रू एंड करेक्ट? हम क्यों ऐसा ट्रू एंड फेयर ही देते? पॉइंट समझ में आ रहा है? वही तो समझ रहे हैं। तुमने क्या बोला मेरे को हिंदी में? तुमने यही समझाया कि सब सही होगा या नहीं होगा ये हम चेक करेंगे। तो जब सब सही होगा, आपने चेक किया और चेक करने के बाद पता चला कि सब सही है, तो सही का इंग्लिश में, सही को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? करेक्ट बोलते हैं ना। तो फेयर क्यों बोल रहे हो? आपको जा रहा है दिमाग में, सवाल जा रहा है मेरा पहले? हाँ, तो इस चीज को समझना है पहले कि ये हम जो बोल रहे हैं ऐसा क्यों है ना। चलो समझने का ट्राई करें। सर, कंपनी सेक्रेटरी जो होता है ना, उसके पास कंप्लायंसेस का लिस्ट होता है। ये कंप्लायंस क्लाइंट को पूछेगा, किया? बोलेगा हाँ किया, दिखा। दूसरा कंप्लायंस तेरे पे एप्लीकेबल है, लॉ तो लॉ है, लॉ कोई रोज तो चेंज नहीं होने वाले। तो मेरे पास लॉज का लिस्ट है, एक लॉ पकड़ के क्लाइंट को पूछते जाऊंगा, बोल भाई कंप्लाई किया? बोलेगा हाँ किया, ला दिखा। दूसरा लॉ, बोल कंप्लाई किया? हाँ किया, ला दिखा। और हम चेक करते जाएंगे लॉ कंप्लाई हुआ है। मुझे पता है कि इतने लॉज एप्लीकेबल है, पक्का फिक्स इतना ही है, चेंज नहीं होता है ना। और क्लाइंट के वो सारे के सारे लॉज मैंने देख लिए फिक्स, वो भी थोड़ी चेंज होने वाले। कंप्लाई किए तो किए, नहीं किए तो नहीं किए, है कि नहीं। और अगर ये मेरा ये स्टैंडर्ड है, ये एक्चुअल है, और दोनों अगर मैच हो गया तो मैं क्यों ट्रू एंड फेयर दूं? ट्रू एंड करेक्ट ही दूंगा। समझ रहे? अगर मैं इसकी बात करूं अपने कॉस्ट अकाउंटेंट की, तो कॉस्ट अकाउंटेंट को मैन्युफैक्चरिंग का कॉस्ट निकालना है, और वो कॉस्ट सही से निकला है कि नहीं वो चेक करना है। तो कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला होता है, कॉस्ट निकालने का तुम्हारा जहां से तुमने मटेरियल प्रोक्योर किया वो प्रोक्योरमेंट का इनवॉइस होएगा, है ना। तो डायरेक्ट तुम चेक कर सकते हो। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो ये भी तुम्हारा एग्जैक्ट वैल्यूएशन चेक होके निकल सकता है, इसलिए ये भी क्या हो गया? ट्रू एंड करेक्ट हो गया। लेकिन तुम कौन हो? तुम हो स्टैट्यूटरी ऑडिटर। स्टैट्यूटरी ऑडिटर क्या करता है? अगर ये टीवी खरीदा है तो टीवी का बिल चेक करोगे तुम पहले, है ना। तो ऐसे तुम्हारे पास कितने टीवी, कितने एसेट, कितने एसी पड़े एडनोवेट के पास, है कि नहीं। तो एडनोवेट बोलता है मेरे पास 25 एयर कंडीशनर पड़े, 25 एयर कंडीशनर पड़े, लाओ 25 मेरे को एयर कंडीशनर के बिल दिखाओ। समझे? उन्होंने तुमको 25 बिल दिखाए, 25 बिल दिखाए, तुमने 25 बिल चेक कर लिया जर्नल एंट्री के साथ, अमाउंट वगैरह सब सही मारा होगा, सब सही हो गया, ओके। कुछ गलत है तो दे दो ना फिर ट्रू एंड करेक्ट। फिर भी ट्रू एंड फेयर दे रहे, क्यों? क्योंकि सर उन्होंने हमको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 25 एसी दिखाए, उन्होंने हमको यहाँ पे 25 बिल दिखाए, हमने 25 बिल विद 25 जर्नल एंट्रीज मैच कर लिया और सब सही था। सर एक्चुअल में एसी 26 थे। सर उन्होंने हमको, हम तो वाउचर चेक करने बैठे, पीएनएल की बात करते हैं, इस साल में कितना इनकम या कितने खर्चे हुए, है ना। अब मैंने जैसे ऋषु को बोला, ऋषु बेटा चाय लेके आ जाए, तो चाय लेके आ जा, तो उसने अंदर से पेटी कैश से पैसा लिया, नीचे गया, चाय लेके आ गया, ठीक है। वो चाय का जो भी वाउचर पूरे महीने का एक साथ उनका बिल बन के आता होगा चाय का, वो पूरा एक महीने का बिल का चाय का वाउचर बना के रख देंगे वो, ठीक है। अब ऐसे उनके पास टोटल पूरे महीने के, साल भर के, मान ले एग्जाम्पल 100 वाउचर है, उन्होंने मेरे को 100 वाउचर दिए, मैंने 100 वाउचर चेक कर लिए, बराबर क्या नहीं। 100 वाउचर चेक करके मैंने बोल दिया कि 100 के 100 वाउचर चेक हो चुके हैं। जब 100 के 100 वाउचर चेक हो चुके हैं, 100 वाउचर में जो अमाउंट लिखा है, जो नेचर लिखा है, सब बिजनेस एक्सपेंस है। पीएनएल के अंदर मेरे को सारे के सारे जर्नल एंट्रीज भी दिख रहे हैं, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू कैश, सब कुछ बराबर दिख रहा है। तो मैं क्यों ट्रू एंड फेयर दूं? क्योंकि सर शायद वाउचर 101 हुए, आपको 100 ही दिए, तो आपको क्या ही पता चलेगा? कैसे पता नहीं चलेगा? सर हम तो अभी जाते हैं ऑडिट करने, जुलाई महीने में हम ऑडिट करने अभी जाते हैं, जुलाई महीने में। क्लाइंट तो काम कर चुका है पूरा अप्रैल से लेके मार्च तक, साल खत्म हो जाने के 1 महीने 2 महीने बाद तुम जा रहे हो ऑडिट करने पिछले साल। समझ में आ रहा है? तो पिछले पूरे, उसके पास 365 दिन है बुक्स ऑफ अकाउंट को मैनिपुलेट करने के लिए। बुक्स ऑफ अकाउंट में से ऐसा कोई वाउचर अगर उसने हुआ, कैश में पेमेंट करके वाउचर फाड़ के फेंक भी दिया, तुमको क्या ही पता चलेगा? पॉइंट समझ में आ रहा है? अंडरस्टूड? तो बिकॉज के वी आर इन नो पोजिशन टू गिव एनी काइंड ऑफ अ गारंटी, इसलिए हम एब्सोल्यूट अश्योरेंस इन शब्दों का इस्तेमाल कर ही नहीं सकते।
ऑडिटर सिर्फ क्या कह सकता है? ऑडिटर सिर्फ कह सकता है सर रीजनेबल अश्योरेंस मिला है कि नहीं। सर क्योंकि एक ऑडिटर रीजनेबल अश्योरेंस देता है एंड नॉट एब्सोल्यूट अश्योरेंस, इसलिए ट्रू एंड फेयर बोलते हैं। ये सही है, बट अपना सवाल भी यहां पे आता यही था कि ऑडिटर रीजनेबल अश्योरेंस क्यों देता है? रीजनेबल अश्योरेंस देता है इसलिए ट्रू एंड फेयर व्यू, ऐसा रीजनेबल अश्योरेंस का मतलब ही ट्रू एंड फेयर व्यू होता है। समझे? व्हाट डू यू मीन बाय रीजनेबल अश्योरेंस? रीजनेबल अश्योरेंस मीन हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस, लेकिन 100 से कम। 100% नहीं है वो, 99 हो सकता है, वो 51 हो सकता है, 50 से तो ज्यादा ही है। समझ रहे? 50 से तो ज्यादा ही है, लेकिन 100 नहीं पहुंचा है, 100 से कम है। अगर 100 पहुंच गया तो एब्सोल्यूट अश्योरेंस। एब्सोल्यूट अश्योरेंस मतलब ट्रू एंड करेक्ट व्यू होना चाहिए। बेसिक जा रहा है दिमाग में, है ना? ये कॉन्सेप्ट्स, मतलब ये कैसा होता है, अपने रगों में बस जाना चाहिए ये चीज, क्योंकि इट इज हार्डली अ मैटर ऑफ टाइम। जनवरी ना, जनवरी में, है ना? तो जनवरी में मतलब हार्डली अ मैटर ऑफ टाइम के अगले 6-8 महीने, मैक्सिमम 8-10 महीनों के अंदर अंदर तुम किसी कंपनी के अंदर बैठे होंगे, कॉर्पोरेट के अंदर बैठे होंगे, किसी मल्टीनेशनल के अंदर बैठे होंगे ऑडिट करने। और तुमको जब उधर क्लाइंट पूछेगा, अरे तुम लोग यार अभी वो सीएस आके गया, वो तो क्या मस्त पैकी ऐसा ट्रू एंड करेक्ट व्यू देके गया, तुम लोग क्यों ऐसा फेयर करते हो? दो ना करेक्ट व्यू। तुम क्या बोलोगे उधर? तुम्हारा फिक्स्ड एसेट घर पे कम यूज होता है, ऑफिस में कम यूज होता है, मेरे बिजनेस में कम यूज होता है। ये रीजन थोड़ी होगा। वो बोलेगा ऐसा, अगर मैं ज्यादा यूज करूं तो तुम मेरे को दे दोगे ट्रू एंड करेक्ट व्यू, हम लोग रोज चालू ही रखेंगे, फिर दो करेक्ट व्यू। पॉइंट समझा? सो अगेन रीजन गलत नहीं है तुम्हारा, है ना, बट क्वेश्चन समझना। ऑडिट में प्रॉब्लम क्या होता है पता है? आंसर हर किसी को आता है, क्वेश्चन समझ में नहीं आता। तुम्हारे साथ वही हुआ, तुम्हारा आंसर गलत नहीं था, जो लॉजिक तुमने लगाया, जो आंसर तुमने मेरे को दिया, योर आंसर वॉज पिच परफेक्ट, एकदम 100% करेक्ट आंसर था, लेकिन जो तुमने बताया वो तो मैंने पूछा ही नहीं, सवाल नहीं समझा। अंडरस्टूड? ऑडिट का पेपर क्रैक करने के लिए बेटा सबसे जरूरी होगा तुम्हारे लिए सवाल को क्रैक करना, और इसीलिए अपन बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स भी क्लास में सॉल्व करेंगे, जिससे अपने को एक प्रैक्टिस मिले कि यार किस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे, आते हैं या आ सकते हैं। पॉइंट समझा? कुछ बेसिक्स बातें कर लेते हैं पहले, पोर्शन पूरी तरह से स्टार्ट करने से पहले, पहला ही दिन है, ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना आज, है ना? टारगेट सिंपल है, आज और कल 2 दिन मिला करके एक चैप्टर खत्म करना है, ठीक है? वो कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से हो जाएगा, ठीक है? छोटा सा चैप्टर लेंगे, छोटा सा चैप्टर लेके खत्म कर। अब वो क्या है, क्यों है, किस तरह से करना है, पहले एक बेसिक समझ लेते हैं। मेरे को हाँ चलो स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, एक नोटबुक लगेगा, हर किसी के पास होना चाहिए, फ्रेश बुक होना चाहिए, ठीक है? कोई दूसरा बुक लेकर के मत आना जिसमें 2-4 पेज, 5 पेज, 10 पेज, 15 पेज कुछ और भरा था, अभी बाकी रह गया, तो सर वेस्ट क्यों करूं, है ना? तो वेस्ट मत कर, कोई और सब्जेक्ट में डाल देना, मेरे सब्जेक्ट में मत डालना, ठीक है? एक फ्रेश बुक चाहिए, 150 से 200 पेज का बुक होना चाहिए, एवरेज लॉन्ग बुक होना चाहिए, क्योंकि सर वो छोटा वाला बुक है मेरे पास, चलेगा क्या? नहीं चलेगा, ठीक है? A4 साइज का जो बुक होता है, नॉर्मल, बेटा बुक दिखा दे, ऐसा ऊपर दिखा, नॉर्मल जो A4 साइज का बुक होता है, हाँ बस ऐसा नॉर्मल बुक होना चाहिए। मैं आपको रीजन बता देता हूँ, हमें बनाने बहुत सारे चार्ट्स, ठीक है? तुम छोटा सा बुक लाओगे, चार्ट समाएगा नहीं, 4 पेज में चार्ट जाएगा, तो चार्ट का मतलब ही नहीं होता। चार्ट का मतलब ही होता है कि एक नजर में पूरा चैप्टर खत्म होना चाहिए, एक नजर में पूरा स्टैंडर्ड खत्म होना चाहिए, समझे? तो एक नजर में तब होगा जब A4 साइज का एवरेज बुक होगा, डबल पेज अपने को लगेगा, और डबल पेज पे पूरा फैल के पूरा चार्ट बनेगा, समझ रहे? अगर छोटा बुक होगा तो समाएगा नहीं। तो आज अगर कोई है जो छोटा बुक अगर लेकर के आए, इट्स ओके, बदल देना अगले लेक्चर में। दूसरा, अपने को लगेंगे 2 पेन, एक रेड पेन, दूसरा जो तुमको चाहिए वो, ठीक है? 2 प्रेफरेबली ब्लैक एंड ब्लू मत लेके आना, क्योंकि ब्लैक और ब्लू ऐसा 2 पेन नहीं बोल सकते अपन लिखते टाइम। रेड पेन का मतलब होता है कि वो मैटर मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, वो ऐसा आंख के सामने ऐसा उभर के आना चाहिए। ब्लैक और ब्लू में कुछ उभर के नहीं आने वाले, ठीक है? दोनों डार्क ही शेड है,
ठीक है। जैसा भड़का कलर होएगा कोई रेड ब्लू ऑरेंज, ऑरेंज कलर रेड कलर, ऐसा कुछ एकदम कुछ डार्क कलर होएगा तो चलेगा, ठीक है। बाकी कलर में बाकी तुम्हारी इच्छा, तुमको अगर ऐसा ब्लैक और ब्लू ही चाहिए तो तुमको चल, मेरे को उसमें कोई इतना मगजमारी नहीं है, बट प्रेफरेबली एक रेड पेन रखना साथ में, वी विल नीड इट। दूसरा स्टिकी नोट्स चाहिए। स्टिकी नोट्स कैसा चाहिए अपने को कि एक बेंच पे एक स्टिकी नोट चलेगा, ठीक है। मतलब ऐसा खर्चा करके अलग अलग अपने अपने लिए मत लेके आना, इतना बड़ा स्टिकी नोट होता है, ठीक है। मतलब करीब करीब 30-40 स्टिकी नोट, 40-50 स्टिकी नोट आते हैं इसमें, ठीक है। उतना सारा शायद यूज में ना आए, स्क्वायर शेप वाला नॉर्मल साइज, ठीक है, वो वाले स्टिकी नोट्स लेकर के आना, ठीक है। तो स्टिकी नोट हो गया, पेन हो गया रेड पेन, एक नोटबुक हो गया और एक हाइलाइटर, 2 हाइलाइटर अलग अलग कलर के, ठीक है। 2 हाइलाइटर्स अलग अलग कलर के अपने को लगेंगे, ठीक है। टेक्स्ट बुक आएगा तो पता चल जाएगा, टेक्स्ट बुक आने के बाद अपने को हाईलाइटिंग वाला पार्ट भी स्टार्ट करना पड़ेगा। हाइलाइटर लाने का पर्पस क्या है वो आपको टेक्स्ट बुक लाने के बाद हाईलाइट करते टाइम मैं आपको समझा दूंगा, अभी उस पर टाइम वेस्ट नहीं करना, ठीक है। मतलब हाईलाइट क्यों करना है और हाईलाइट जो भी करेंगे उसका इंपॉर्टेंस क्या होता है वो हाईलाइट करते टाइम समझ लेंगे, ठीक है। बट ध्यान रखना इतनी चीजें आपके पास होनी चाहिए। आई रिपीट, एक नोटबुक A4 साइज वाला, ठीक है, उससे बड़ा हुआ तो चलेगा, छोटा मत लाना। 150 से 200 पेज इज एवरेज, ठीक है। 100 पेज वाला मत लाना, मेरे 4 लेक्चर में खत्म हो जाएगा, ठीक है। 150 से 200 पेज का एवरेज। फिर अपने को चाहिए एक रेड पेन, बाकी तुम्हारे चॉइस का दूसरा पेन, एक स्टिकी नोट्स, ठीक है, स्क्वायर शेप वाला एवरेज नॉर्मल, पतला वाला वगैरह जो भी वेराइटी अगर किसी को लाना हो तो तुम्हारी इच्छा है, बाकी स्क्वायर वाला होना चाहिए। एक बेंच पे एक रखोगे तो भी चले। वो 4 अलग अलग कलर का स्टिकी नोट्स आता है बंच पूरा, है किसी का स्टिकी नोट्स लाया गया? भेज आगे भेज। ये देखो, ये 25 रुपए वाला है बेटा, ज्यादा महंगा नहीं है, ठीक है। ये जो स्टिकी नोट्स है ना, जैसे आपको अगर दिखेगा ऐसा 4 अलग अलग कलर से दिख रहा है, तो ऐसा वाला एक बेंच पे एक लेके आने का, एक एक कलर बांट लेते, ठीक है। अपने अपने में अंदर अंदर एक एक कलर बांट लेते ताकि तुम्हारा झगड़ा नहीं हो। अंडरस्टूड? तो मतलब 25 रुपए का यार, इतना भी महंगा नहीं पड़ेगा, तो इसको बोल देना है भिवंडी से लाया सस्ता लेके आएगा सब कुछ, ठीक है। तो ऐसा स्टिकी नोट्स रखना अपने पास। बहुत सारी चीजें लिखनी पड़ेंगी, बहुत सारी चीजें मार्क करनी पड़ेगी, और फिर अपने को सबसे इंपॉर्टेंट काम होगा रेफरेंसिंग। रेफरेंसिंग का मतलब क्या होता है? नोटबुक में टेक्स्ट बुक का नंबर और टेक्स्ट बुक में नोटबुक का नंबर लिखते टाइम, ताकि रिवीजन के टाइम पे ढूंढना ना पड़े, ठीक है। तो कल के लिए सिंपल सा एक होमवर्क दे दो तुमको, A4 साइज के नोटबुक में पेज नंबर लिख के रखना पहले से, ठीक है। पेज नंबर्स लिख के रखना, ताकि क्योंकि ये सारी चीजें कैसे होता है, अभी जब मैं बोल रहा हूं ना तो सुनने में ऐसा लगेगा क्या सर अभी हम लोग इंटर में आ चुके हैं, क्या है बच्चों जैसे काम करवा रहे हो उनको, ये अभी लगेगा। अपन इसी टॉपिक पे फिर से बात करेंगे 120 घंटों के बाद। 100 से 120 घंटे का पोर्शन है अपना, ठीक है। 100 से 120 घंटे का पोर्शन यहाँ पे मेरे साथ पढ़ने के बाद 200 पेज का नोटबुक, 300 पेज का टेक्स्ट बुक और 400 पेज का क्वेश्चन बैंक याद करने पे जब आएगा ना बात, तब अगर रेफरेंसिंग नहीं हुआ ना तो 200, 300 और 400 मतलब 900 पेज हुए टोटल, ढूंढते रह जाओगे किधर क्या लिखा, ठीक है। मैं 10 साल से यही काम कर, ठीक है, तो मेरे को पता है मैं क्या कर, ठीक है। तो ट्रस्ट द प्रोसेस, ठीक है, भरोसा रखो। अगर पैसा भर के आए हो यहाँ तक, तो कोई अरे गहरे को ये लोग ने नहीं बिठाया हो, ठीक है। आए जो लोग नहीं जानते, माय नेम इज हर्ष कचालिया, ठीक है। इधर ही मुंबई से हूँ, बट मुंबई में रहता नहीं हूँ ज्यादातर, आई कीप ट्रैवलिंग। कल ही मैं कैलिकट कोझिकोड जिसको बोलते हैं वहां से आया, बैच था वो खत्म करके यहाँ पे आया। तुम्हारा 2-3 दिन का बैच लेके वापस दूसरे स्टेट में जा रहा हूँ, वहां से वापस आऊंगा, 2-3 दिन के लिए बैच लूंगा, फिर दूसरे स्टेट में जा रहा हूँ। तो मतलब एवरेज अभी शेड्यूल ऐसा है कि महीने में कम से कम 20 से 25 दिन में बाहर रहता, अलग अलग स्टेट्स में, कुछ ना कुछ सिटीज में बैचेस खत्म करने, इसलिए
तो प्रॉपर अपना एक लॉट में आऊंगा तुम्हारे पास, ऐसा 10 दिन 12 दिन नॉन स्टॉप तुमको टाइम टेबल में आएगा, हर सर 10 दिन तक नॉन स्टॉप दिखेंगे, फिर 15 दिन नहीं दिखेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से शेड्यूल होता है। तो 10 साल से मैं ये पढ़ा रहा हूँ, 10 साल से ये फाउंडेशन, इंटर और फाइनल। ठीक है, 10 साल से पढ़ा रहा हूँ। फाउंडेशन तो चलो, फाउंडेशन तो मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ, मजा आता है इसके लिए। बाकी मेजोरिटी सीए फाइनल के बैचेस मैंने स्टार्ट ही किया था फाइनल सीए से। फिर फाइनल सीए में कैसा बहुत सीरियस होता है पब्लिक, मतलब उधर क्लास में था टाइम पास भी करेंगे तो बच्चे लोग खुद बोलते हैं सर टाइम वेस्ट हो रहा है, बहुत सीरियस होते हैं। ठीक है, तुम भी हो जाओगे वहां तक आते आते। ठीक है, तो थोड़ा फिर इंटर चालू किया, क्योंकि 2019 में सिलेबस चेंज हुआ था, 18-19 में इस इंस्टीट्यूट का, तो फाइनल के काफी सारे चैप्टर्स इंटर में आ चुके थे। दैट इज वाई इंटर स्टार्ट किया। और फाउंडेशन तो मैं ऐसे बीच में मजा आता है इसलिए पढ़ा था। जैसे अहमदाबाद में मेरा बैच है फाउंडेशन का, आई हैव 1400 स्टूडेंट्स इन अहमदाबाद फॉर 1 फाउंडेशन बैच। मतलब कि 13 बैचेस है, 120-110 बच्चे अलग अलग बैचेस करके। तो फाउंडेशन ऐसे पढ़ाते हैं, फाउंडेशन में बस मजा आता है पढ़ाने में, इसलिए पढ़ा। बट दिस इज व्हाट वी डू। मोर देन 10,000 क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है who have qualified with our guidance and under my belt। तो मतलब you need to understand कि अगर मैं कुछ बता रहा हूँ तुमको तो बहुत ज्यादा सोच समझ के, गलतियां करके, गलतियों से सीख करके तुम वो गलती ना करो, इसलिए पहले से बता। ठीक है, सो एवरी टाइम रिमेंबर गाइज, मुझे नहीं पता अभी तक तुम्हारे कितने कौन से चैप्टर्स हुए, कौन से सब्जेक्ट्स हुए, क्या पढ़ा है तुमने क्या नहीं पढ़ा है, बट एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, you may respect the person coming and sitting over here, maybe you may not, but respect the experience that person brings with him always। समझे, मतलब यहाँ आके अगर कोई बैठा है तो एडनोवेट का रिकॉर्ड है, एडनोवेट ने आज तक हर अटेम्प्ट में कोई ना कोई कम से कम 1 2 3 4 10 रैंक निकाली है ना, और वो रैंक ऐसे ही नहीं आते। ठीक है, मतलब जो भी यहाँ पे आके बैठा होगा उसको कुछ तो आता होगा, अंडरस्टूड। सो ऑफकोर्स तुमको भी आता ही है, देयर इज नो डाउट इन दैट। डोंबिवली में महंगा मिलता है क्या स्टिकी नोट? अमेजोन पे मंगवा ले, या कोई डोंबिवली वाला हो तो उसको बोल तेरे लिए पोलैंड से लेके आएगा। ए भाई शशि को कोई स्टिकी नोट दे देना, 25 रुपए जीपे कर देना भाई। हाँ, तो ये चीज को खाली ध्यान में रखना। ठीक है, इतनी चीजें बेसिक है। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अरे ये तो बताना ही भूल गया, बहुत सारे बच्चे ना ऐसे होते हैं, सर मेरे को ना ऐसा बुक में कलर अच्छा नहीं लगता है, मेरे को आदत नहीं है नॉर्मल ऐसा बुक पढ़ने में अच्छा, ये कलर क्या है ऐसा अच्छा नहीं लगता। होते ऐसे बहुत सारे लोग। सच्ची, अगर तुम्हारा ऐसा कोई सीन है कि सर मेरे को ऐसा कलर नहीं चाहिए, मेरे को अच्छा, ऑनेस्टली स्पीकिंग दैट्स योर प्रॉब्लम, आई डोंट केयर। ठीक है, मेरा सब्जेक्ट है, मेरा बुक है, मैं बोलूंगा वैसे बनेगा। तुमको अगर उससे दिक्कत है तो बुक का एक एक्स्ट्रा कॉपी मैं बात करके तुमको दिलवा दूंगा, खाली कॉपी प्लेन ऐसा रखना, ऐसे ही प्लेन कॉपी एक। ठीक है, बट ये चीजें कैसी है पता है, बच्चे 70-80 घंटे होने के बाद रियलाइज करते हैं कि अरे यार ये 300 पेज 350 पेज पढ़ना तो मुश्किल है यार, हाईलाइटिंग कर दिया होता ना तो बेटर था। उसके बाद वो जब बाकी लोग पढ़ रहे होते हैं तब वो 10 घंटे एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करते हैं हाईलाइट करने, क्योंकि पहले तो किया नहीं, क्योंकि पसंद नहीं था, लेकिन अब पता चला बेचारा ही नहीं। ठीक है, तो पहले से ही बता रहा हूं, रिस्पेक्ट द एक्सपीरियंस, यू वोंट रिग्रेट इट। ठीक है, ओके। ऐसा फर्स्ट लेक्चर में मेरा सब सुन के लगता है कि मैं खड़ूस डेंजरस हूं, लेकिन मैं ऐसा हूं नहीं। ठीक है, लेकिन ये सारी चीजें कैसी है, फर्स्ट लेक्चर में अगर क्लियर नहीं हुई ना तो बाद में दिक्कत पैदा करती है। फिर तुमको ऐसा लगा सर पहले तो आप ऐसे नहीं थे, पहले तो आप कितना अच्छे से बात करते थे, कितना अच्छे से पढ़ाते थे, अभी आप ऐसा स्ट्रिक्ट हो गए। तो मैं पहले से ही बता कर, पढ़ाई करने में तुमको कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन करने की नियत रखोगे तो। हैविंग सेड दैट, अगर क्लास के अंदर कोई ऐसा बच्चा बैठा है कि सर ऑडिट मतलब थियरी, लॉ मतलब थियरी, और थियरी सर मेरे को ना थियरी इतना समझ में नहीं आता, अकाउंट्स कॉस्टिंग आप दो हमेशा फटाफट सम सॉल्व करके, सर क्वेश्चन खत्म करो उससे पहले हम सम सॉल्व कर देते सर,
प्रैक्टिकल में मजा आता है। कैलकुलेटर होता है ऐसा ठकाठक ठकाठक आवाज आता है, वो आवाज से क्या ऐसा नशा चढ़ता है, मजा आता है। लेकिन ये थियरी सर, एक तो दोपहर के टाइम पे 12 बजे लेक्चर रखते हैं हम लोग, 2 बजे आप ब्रेक दो। एक तो पहले हम लोग सुबह कॉलेज जाते हैं कोई लोग, या फिर घर से 11 बजे खाना ठूस के आते, उसके बाद आप 12 बजे लेक्चर रखते, उसके बाद 2-2:30 बजे हम लोग को हैवी नाश्ता थोड़ा तो लगेगा, क्योंकि लेक्चर में बैठे बैठे कुछ नहीं करेंगे तो भूख तो लगता है, बराबर, तो खाएंगे, फिर नींद आता है, उसमें भी आप थियरी पढ़ाओगे, है ना। तो सर आप कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि हम ध्यान देंगे? देख मैं तेरे को सिंपल बता दूं, ध्यान देने का सबसे इजी तरीका, ठीक है, एक बात करते रहने का मेरे साथ, बीच बीच में कुछ ना कुछ बात करते रहने का, पूछते रहने का, कॉन्वर्सेशन करते रहने का। बात करते रहोगे तो नींद नहीं आएगा। दूसरा, दोपहर का टाइम है, मेरे को समझ में आता है, थियोरी पेपर है, मेरे को समझ में आता है। कुछ कुछ लोगों को ये मेंटल ब्लॉक होता है कि थियोरी मेरे को थोड़ा कम समझ में आता है, तो मेरे को ना नींद आता है, एनाकोंडा की तरह उबासी खाने का नहीं था, ठीक है। मतलब कुछ लोग होते हैं हाथ रखने का भी तमीज नहीं होता, वैसा चालू होता है, फिर वो आ करके आगे वाले का सर पूरा निकल जाएंगे, इतना बड़ा तो उबासी खाते। तो कंट्रोल, ठीक है। अब वो कंट्रोल कैसे करेंगे सर? उबासी होता आएगा तो खाना ही पड़ेगा, उबासी कैसे कंट्रोल होता है ना। तो देख मैं तेरे को बताता हूँ उसके, चॉकलेट और च्युइंगम नाम की चीज का नाम सुना है ना, लेके आने का, चबाते रहने का, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, समझा। बिंदास लाने का, बिंदास चबाने का, खाली शर्त इतना अपना अपना खुद लाने का, ठीक है। मैं इधर पढ़ा रहा हूँ ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ऐसे 580 रिटर्न रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड एट द TCW। मैं इधर कॉन्सेप्ट और वो उधर से घूमते बाहर में क्या, इधर 580 का TCW जी, और उधर चॉकलेट 10 मिनट तक वेट कर रहे, आया, बीच में कोई खा गया, उधर तक पहुंचता भी नहीं है, ठीक है। अपना खुद लाने का, बीच में च्युइंगम चबाते रहो, चॉकलेट चबाते रहो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ध्यान इतना रखने का, बेंच के नीचे चिपकाने का नहीं, ठीक है। पेपर में डालने का, पॉकेट में या नीचे बेंच में डेस्क में रख देने का, जाते टाइम फेंक देने का, ठीक है। मेरे को ऑनेस्टली वो सबसे, मतलब एज आई सेड, बच्चे नहीं हो, ठीक है। चॉकलेट, च्युइंगम, सिंगदाने, चने जो भी लेने हैं लेके आओ, गरम नाश्ता खोलने का नहीं, स्मेल नहीं आना चाहिए, मेरे को डिस्ट्रैक्ट होता है। हाँ, ऐसा कोई गरम ढोकला हांडवा खोलेगा इधर और फिर तुम एक्सपेक्ट करते हो कि मैं पढ़ाऊं, काय को मैं भी खाएगा, है ना। तो बाकी चिप्स मत लेके आना, वो खोचुड़ आवाज मत करना बीच में। सर आपने तो बोला था चलेगा, तो वो लेस का पैकेट बोल के लेस के पैकेट का भी आवाज करेगा और चिप्स का भी, वो सब मत कर। चॉकलेट च्युइंगम लेके आओ, बीच में चबाते रहो, ओनली फॉर द सेक ऑफ कीपिंग योर माइंड एक्टिव, सो दैट इधर क्या चल रहा है उस पर ध्यान रहना चाहिए, ठीक है। तो इधर जो चल रहा है उस पर ध्यान रखने के लिए तुम अगर ऐसा कोई एफर्ट्स ले रहे हो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यू आर अलाउड टू डू एवरीथिंग दैट यू नीड, ठीक है। दूसरी चीज मेरे को खास पहले भी बता चुके हैं ये लोग, बाहर से भी बता चुके हैं, कितना ना रूल्स एंड रेगुलेशन बता रहा हूं, बाहर से भी मेरे को बता चुके हैं, इसलिए ये भी मैं तुमको बता देता हूं कि चालू क्लास में उठ के वॉशरूम जाने का नहीं, 2 से 2.5 घंटे के अंदर ब्रेक दूंगा मैं, ठीक है। 2 से 2.5 घंटा क्लास चालू होने के पहले निपटा के आने का, ठीक है। और 2 से 2.5 घंटा अपने आप को संभाल ही सकते हो, इतना कोई ठंडा नहीं है, बराबर। ब्रेक मिलेगा वैसे जाके टूट पड़ने का, चलेगा, समझा। सब शॉपिंग मॉल बना के रखने का नहीं क्लासों को, मैं इधर पढ़ा रहा हूँ तुम उठ के टहलने निकल गए बीच, समझे। तो हाँ, अगर ऐसा कुछ एकदम अर्जेंट इमरजेंसी तो बात अलग है, क्लास खराब नहीं करने, ठीक है। एकदम अर्जेंट इमरजेंसी कभी किसी दिन होता है, कोई बीमार है या किसी को कोई और मेडिकल इश्यूज है विच आई डोंट नो ऑफ, तो बात अलग है, ठीक है। जल्लाद नहीं, बट गैर फायदा नहीं उठाने का, ठीक है। सब बीच बीच में अभी आदत होता है आजकल पब्लिक को ना, ये जेनजी क्राउड जब से आया ना तब से ये पब्लिक को आदत हो गया, सब बीच बीच में थोड़ा नींद भी आ रहा है, अच्छा राउंड मार के आते, थोड़ा वॉशरूम जाएंगे, हाथ मुंह धोएंगे, रिशु के साथ थोड़ा केम सो केम नहीं करेंगे और फिर टहलते आएंगे, वो टाइम पास करने का नहीं, क्लियर है। ये सारी चीजें धीरे धीरे वापस मैं याद कराते जाऊंगा, हो सकता है तुम भूल जाओगे, ठीक है। अब अपने मुद्दे पे आते हैं, ये ऑनलाइन वाले सोच रहे होंगे अच्छा हम घर पे बैठे, कैमरा बीच में बंद हुआ ना सीधा एग्जिट मारेगा,
तुम लोग के लिए तो खास, ठीक है। तुम लोग इधर जो भिवंडी और क्या किधर किधर कल्याण विल्याण किधर से जो भी आए हो, बाबा धन्यवाद है तुमको, ठीक है, कि इतना दूर से तुम आए क्लास अटेंड करने को, आभार तुम्हारा, उपकार मेरे पे। लेकिन ट्रस्ट में जितना टाइम तुम ट्रैवल करके आए हो, ठीक है, इतना टाइम ट्रैवल करके आए और क्लास में जाके कुछ सीखा भी नहीं, सब बर्बाद हो गया, ऐसा फीलिंग नहीं आना चाहिए मेरा। टाइम वसूल करवाना मेरा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, अभी कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं। पहला कॉन्सेप्ट क्या है सर? पहला कॉन्सेप्ट है बेसिक समझते हैं ऑडिट के बारे में। ऑडिट होता क्या है? जैसे आपने मेरे को बोला एग्जामिनेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, है ना? यस, बढ़िया पॉइंट है, करेक्ट पॉइंट है। क्यों? क्योंकि ऑडिटर को क्या देने का आपने बोला था, वो ट्रू एंड फेयर व्यू देने का। यस, ट्रू एंड फेयर व्यू देना है। ट्रू एंड फेयर व्यू देना है मतलब देना, ऐसा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ट्रू एंड फेयर व्यू या नॉट ट्रू एंड फेयर व्यू, अगर सही होगा तो ट्रू एंड फेयर व्यू, गलत हुआ तो नॉट ट्रू एंड फेयर व्यू, जो भी है। लेकिन ये ओपिनियन देना जरूरी है, क्योंकि पता है लोगों के लाखों करोड़ों रुपए इस बात पे लगे हुए होते हैं कि ऑडिटर क्या ओपिनियन देने वाला है। ऑडिटर अगर ट्रू एंड फेयर व्यू देता है कि सब सही लग रहा है मुझे, तो मतलब ट्रू एंड फेयर का मतलब क्या होता है? ट्रू एंड फेयर का मतलब होता है टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीफ। ऑडिटर ये कह रहा है कि देख भाई, मैं भगवान नहीं हूं, मैं पूरा साल खत्म होने के बाद आया हूं, मैनेजमेंट ने मुझे बुलाया कि ये कह करके हमने फाइनेंशियल्स बनाए, आप चेक करके दो। तो मैनेजमेंट ने मुझे जो दिया मैंने चेक किया, जो मैनेजमेंट ने मुझसे छुपाया मैंने चेक नहीं किया। मैं ट्रू एंड करेक्ट इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि मुझे नहीं पता मैनेजमेंट ने साल भर में क्या किया है, मैं तो साल खत्म होने के बाद आ रहा हूं। तो साल खत्म होने के बाद में आ रहा हूं, मैनेजमेंट ने बोला ये फाइनेंशियल है, इसको चेक करके दो, मैंने ये फाइनेंशियल को चेक करके दे दिया। अब इसमें अगर कोई ऐसी चीज है जो मैनेजमेंट ने छुपा के रखी हो तो मेरे को कैसे पता चलेगा, है ना? और जो चीज मेरे को पता ही नहीं है उस पर मैं ओपिनियन क्या दूं? तो मैं गारंटी तो कभी नहीं दे सकता, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि एक्चुअल में 100% हुआ क्या है। जितना मुझे उन्होंने बताया उसको मैंने अपने सीए के कोर्स में जितना पढ़ा था और इतने सालों से ऑडिट कर रहा हूं, तो उसमें मेरा जितना अनुभव है ना, उसके हिसाब से टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीव मैं बता रहा हूं कि आपके फाइनेंशियल ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं, आपके फाइनेंशियल ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दे रहे। ठीक है, इसमें एक्सपीरियंस से आप ज्यादा सीखते हो। पहला जब ऑडिट करने जाओगे तो आपको छोटी छोटी गलतियां ढूंढ के भी आपको लगेगा कि क्या बड़ा मैंने तीर मार दिया, मतलब गलतियां निकाली, इतने बड़े क्लाइंट के रिलायंस में जाके मैंने मिस स्टेटमेंट्स निकाल दिए, कितनी सारी गलतियां निकाली। तुम्हारा पार्टनर प्रिंसिपल जो तुम्हारा बॉस होगा वो 1 सेकंड में उन सबको उड़ा देगा, बोलेगा छोड़ दे, भूल जा बेटा। क्यों? क्योंकि ऑडिट के अंदर सबसे जरूरी चीज होती है मटीरियलिटी। छोटी छोटी प्रॉब्लमों को बड़ा करके जिंदगी में आगे नहीं बढ़ना चाहिए। मतलब मैं ऑडिट के साथ लेसन के लाइफ ऑफ लेसन भी दूंगा, लेसन ऑफ लाइफ, है ना, कि छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हो तो ऐसे तो आएंगे बहुत सारे, लेकिन लर्न टू इग्नोर तो ही तुम आगे जाके सक्सेसफुल बन पाओगे। समझ में आ रहा है? छोटे छोटे प्रॉब्लम लेकर के जाओगे तो सिंपल होगा, क्लाइंट ऑडिटर बदल देगा। ठीक है, तो अगर तुम चाहते हो कि तुम उसके साथ रहो, मतलब क्लाइंट, तो छोटी छोटी चीजें टोकना बंद करो, छोटी छोटी चीजों पे उसको रोकना बंद करो, लेट गो करना सीखो। हाँ, अगर ऐसा कुछ लगे कि भाई ये तो गलत हो रहा है, ये तो मतलब सरासर फ्रॉड है, ये तो ऐसा है कि भाई शेयर होल्डर्स यानी कि जिसका एक्चुअल में पैसा लगने वाला है उनके हित में नहीं है, तो आवाज उठाओ। और तब जब आवाज उठेगी तो आवाज बुलंद होनी चाहिए। समझ में आ रहा है? बुलंद मतलब सर ऐसा चिल्ला के नहीं बेटा, वर्ड्स, योर वर्ड्स शुड बी वेरी क्रिस्प। अपने को डिप्लोमेसी नहीं चाहिए, अंडरस्टूड? वी आर नॉट गोइंग टू बी डिप्लोमेटिक, वी आर गोइंग टू बी वेरी वेरी क्लियर। सही है तो सही है, गलत है तो गलत है, क्योंकि बैंकर ये डिसाइड करेगा कि इस कंपनी को हजारों करोड़ों के लोन देने हैं या नहीं ऑन द बेसिस ऑफ योर रिपोर्ट। इन्वेस्टर ये तय करेगा कि मैंने अपने बचपन से कमाए हुए खून पैसे की कमाई इस कंपनी में डालू या नहीं ऑन द बेसिस ऑफ योर रिपोर्ट, है ना? तो गवर्नमेंट ये डिसाइड करेगा कि इस कंपनी को ग्रांट्स देनी चाहिए या नहीं ऑन द बेसिस ऑफ योर रिपोर्ट। तो ऐसे बहुत से लाखों करोड़ों लोग हैं जिनके लैक्स ऑफ क्रोर्स, लाखों करोड़ों रुपए नहीं बोल रहा हूं, लैक्स ऑफ क्रोर्स विल डिपेंड अपॉन योर रिपोर्ट, है ना? तो तुम्हारा इंडिपेंडेंट होना, तुम्हारा अनबायस्ड होना बहुत जरूरी है, तुम्हारा इम्पार्शियल होना
तुम्हारा न्यूट्रल होना बहुत जरूरी है ना। तो यू हैव टू बी वेरी वेरी क्रिस्प इन योर ओपिनियन, समझे। इस सब्जेक्ट में हम किस किस चीज को पढ़ने वाले और कैसे पढ़ने वाले हैं, आजा एक नजर उस पर डालते हैं। सीए के जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट काम दो ही होता है, एक होता है अकाउंट्स, एक होता है ऑडिट। सर अकाउंट्स तो तुम पढ़ते हो, तुम ऐसे ही मास्टर हो अकाउंट्स के, अगर बुक्स फाइनेंस क्या बोलते हैं, सीए बन जाने के बाद किसी कंपनी में सीएफओ बन जाओगे, अकाउंट्स के मैनेजर बन जाओगे, तो यू विल बी डूइंग अकाउंटेंसी, जर्नल एंट्री पास करना, बैलेंस शीट बनाना, पीएनएल बनाना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का कंप्लायंस करना, वो तुम्हारा काम है। हम यहाँ पे अगले 100 घंटों तक क्या पढ़ने वाले हैं, ऑडिट। ऑडिट का मतलब क्या होता है, टू एक्सप्रेस ओपिनियन। किस पे ओपिनियन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ओपिनियन। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब क्या होता है, कंपनीज एक्ट में अकाउंट्स एंड और अकाउंट्स ऑफ कंपनी चैप्टर पढ़ा है, तो कंपनीज एक्ट में जो अकाउंट्स ऑफ कंपनी चैप्टर पढ़ा हुआ है उसके अंदर आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा होगा कि व्हाट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड्स बैलेंस शीट, पीएनएल, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स टू अकाउंट्स एंड स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी। व्हाट डू यू मीन बाय स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी? मेरे को पता है बैलेंस शीट पीएनएल क्या होता है, वो तुमको मालूम है, तो मेरे को पूछना भी नहीं है। स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी क्या होता है, बोलो ना बिंदास। सी मेरे को गलत आंसर से कोई परहेज नहीं है, बिंदास बोलते हैं, सही तो सही, गलत तो गलत। बोलोगे नहीं तो समझेगा नहीं। चश्मे वाले मैडम, क्या नाम बेटा आपका? दीक्षा। दीक्षा बेटा, चेंज स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी सुना है कभी? सुना है? सुना है ना? क्या होता है कुछ बता सकते हो? कुछ भी, जो भी आता है। अबाउट शेयर्स, हाँ वो तो इक्विटी पढ़ के समझ में आ गया अबाउट शेयर। बट होता है क्या, अकाउंट में पढ़ा तो होगा ना, लॉ में मतलब। अच्छा क्यों, अच्छा हाँ बोला ना तुम लोगों ने। अच्छा जैन में वाला, अरे हाँ, तो कौन है जैन वाले, कौन है? तो जैन वालों से पूछता हूँ ना, क्या नाम बेटा आपका? स्वरा, स्वरांगी, स्वरांगी, स्वरांगी बेटा बताओ जरा क्या होता है स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी? क्या इशू क्या? अच्छा इशू ऑफ शेयर हो गया, हाँ ऐसा इशू, मतलब कोई इशू हो गया, मतलब इसमें क्या इशू हो गया? हाँ इशू ऑफ शेयर हो गया तो इक्विटी चेंज हो जाएगा। बात तो सही है बट कंप्लीट नहीं है, आधा बोला। बोला किसमें बनता है? इंड एस में बनता है। इंड एस में क्यों बनेगा? इंड एस खाली फॉर्मेट देता है। चेंज इन कैपिटल लाइक वेयर देयर इज अ चेंज इन इक्विटी एंड अदर लायबिलिटीज। चेंज इन वर्किंग है नहीं बे, क्या वर्किंग कैपिटल, कुछ भी बोलता है। चेंज इन कैपिटल हो सकता है। और कौन सा जैन वाले, जरा जैन वाले दिखाओ। आधा करेक्ट। ऑथोराइज शेयर कैपिटल में चेंजेस होना सही। कन्वर्टेबल डिवेंचर्स जो इक्विटी में बनते हैं उसमें चेंजेस नहीं होता, क्योंकि जब वो कन्वर्टेबल इश्यू होते हैं तभी इक्विटी का प्रोविजन क्रिएट करके रखा जाता है, समझे। तो प्रोविजन तो पहले से ही था, तो खाली शेयर्स का एंट्री मारना है, तो चेंज नहीं होता। हाँ इक्विटी शेयर वोटिंग राइट के बेस पे होते हैं, तो जो वोटिंग राइट है उसमें, और जो इक्विटी शेयर कितने का है उसमें जो चेंजेस होता है मतलब जैसे मुकेश अंबानी के पास समझो अगर 10 शेयर है पर उसकी जो वोटिंग राइट्स है वो मतलब 60%, तो वो चेंजिंग क्या क्लास ऑफ इक्विटी शेयर्स? नहीं, एनएससी का आईपीओ खोल रहा है आज, है क्या कोई इधर बाजार वाला? ये क्या रोते रहते हैं रे रिलायंस, अभी बढ़ेगा जिंदगी में। आ जाओ, ये देखो अभी मार्केट चालू है लाइव,
ठीक है, ये रिलायंस का करंट भाव है 1411 रुपए 40 पैसा। ठीक है, ये करंट मार्केट का करंट भाव है, अभी चल रहा है, ट्रेडिंग चालू है इस पे। मैं इस पेज पे नीचे 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 स्क्रॉल कर रहा हूं, ये देखिए दिख रहा है, इसको बोलते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। क्या बोलते हैं? शेयर होल्डिंग पैटर्न। इसमें तुमको पता चलेगा ब्लू कलर यानी प्रमोटर का कितना होल्डिंग है ना, येलो कलर यानी पब्लिक का कितना, डीआईआई का कितना होल्डिंग है, पब्लिक और ऑरेंज कलर यानी पब्लिक का कितना होल्डिंग है, समझे? तो इससे कहा जाता है शेयर होल्डिंग पैटर्न। इसमें तुमको ये समझ में आता है इक्विटी शेयर होल्डर्स कौन से टाइप के कितने हैं, एफआईआई कितने हैं, डीआईआई कितने हैं, यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कितने हैं। इसके बाद ये जो आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, ये देख हेडिंग होल्डिंग्स दिख रहा है, ये जो होल्डिंग्स दिख रहा है 49.11 49.11 49.11, नीचे देख ईयर भी लिखा है, सितंबर 24, अक्टूबर 24, दिसंबर 24, मार्च 25, मतलब तब से लेके अभी तक कोई चेंज नहीं हुआ है। किसके होल्डिंग में? ऊपर देख हेडिंग दिया है प्रमोटर। प्रमोटर के बदले अपन पब्लिक लेते, चल पब्लिक पे क्लिक करो तो कुछ चेंज मिलेगा क्या? देखते ना, बंद हो ना भाई, ये देख दिख रहा है, सितंबर 24 में 8.38, फिर अक्टूबर में 8.55, दिसंबर में 8.83, मार्च में 8.6 और अभी जून में 8.3। दिख रहा है? इसको क्या बोलते हैं? स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी। इक्विटी में जो भी चेंजेस हुए उसका स्टेटमेंट बना। पॉइंट समझा? पक्का? इस स्टेटमेंट को आप ऐसे बाइफरकेट करते हो, प्रमोटर्स का अलग, एफआईआई का अलग, डीआईआई का अलग, पब्लिक का अलग, समझा? एंड बाकी अदर्स का अलग। पॉइंट समझ में आला? पक्का? तो ये होता है स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी। तुमको क्या करना है? तुमको इन पांचों चीजों को देखना है, चेक करना है, एग्जामिन करना है और फिर एग्जामिन करके अपना ओपिनियन देना है। कौन सा ओपिनियन? ट्रू एंड फेयर व्यू है कि ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं है। इज दैट क्लियर? चेंज इन वर्किंग कैपिटल अलग है क्या? ऑब्वियसली अलग है। वर्किंग कैपिटल क्या है? वर्किंग, तो करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी वर्किंग कैपिटल। ओके, चेक करने का मतलब क्या होता है? चेक करने का मतलब, तुमको चेक करने का मतलब क्या होता है? चेक के लिए कोई दूसरा शब्द दो। स्क्रूटनी और असेस। असेस अच्छा वर्ड है। और वेरीफाई, हाँ वेरीफाई भी चलेगा। नहीं, ऑथेंटिकेशन तो यस या नो हो गया, साइन करूं नहीं करूं, दैट इज ऑथेंटिकेशन। चेक करना क्या होता है? चेक करने के लिए असेस अच्छा वर्ड था, वेरीफाई अच्छा वर्ड था, और क्या बोला आपने? स्क्रूटिनी बोला, स्क्रूटिनी। और कुछ? और कुछ? इधर भी आया कुछ, रुक दो शब्द इधर भी आया। एग्जामिन, इन्वेस्टिगेट, इन्वेस्टिगेट भी आया, देख इन्वेस्टिगेट। एनालिसिस, हाँ एनालिसिस भी चलेगा। इंस्पेक्ट, हाँ ठीक है इंस्पेक्ट भी चलेगा। ठीक है, चलो तो एक खाली तुम इमेजिन करो तुमने क्या किया। मैंने तुमको पूछा चेक करेंगे, चेक करेंगे को तुम इंग्लिश में और कौन सा वर्ड से तुम संबोधित कर सकते हो, है ना? तुमने मेरे को कौन कौन से वर्ड दिए? इंस्पेक्ट दिया, तुमने मेरे को वेरीफाई दिया, तुमने मेरे को एग्जामिन दिया, तुमने मेरे को असेस दिया, तुमने और क्या दिया मेरे को? स्क्रूटिनी दिया, तुमने मेरे को इन्वेस्टिगेट दिया, है ना? ये इतने वर्ड दिए चेक करने के लिए। पॉइंट समझ में आ रहा है? इंग्लिश का अंतर समझ में आ रहा है? ये है तो सारे इंग्लिश के वर्ड ही, लेकिन अगर इसको लीगल इंग्लिश में थोड़ा सा कन्वर्ट करके देखेंगे ना बेटा, तो यहां एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। ये दो चीजें ऑडिटर नहीं कर सकता, ये ऑडिटर कर सकता है। सर लेकिन है तो ये भी स्क्रूटिनी या इन्वेस्टिगेट, है तो ये भी चेकिंग ही। स्क्रूटिनी में करते तो चेकिंग ही हो ना, इन्वेस्टिगेशन में क्या करते तो चेकिंग ही हो, तो असेस में भी तो चेक करने वाले। तो फर्क क्या हो गया? सर फर्क ऐसा है कि लीगल भाषा के अंदर अगर अपन जाके देखेंगे, है ना,
लॉ के भाषा के अंदर जाकर के देखेंगे तो स्क्रूटिनी और इन्वेस्टिगेट माने ऐसी चीजें हो गई जिसके लिए हमें वारंट की जरूरत पड़ती है, सर्च वारंट जिसे कहते हैं। और वारंट सीए को नहीं दिया जाता, इन्वेस्टिगेटर को, पुलिस को, डिटेक्टिव को दिया जाता है, समझे? तो हम ये सारी चीजें कर सकते हैं क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं जिसका वारंट के साथ कौनो लेना देना नहीं, समझेगा? इसलिए कहते हैं ऑडिट इज नॉट एन इन्वेस्टिगेशन, ऑडिट इज नॉट स्क्रूटिनी। पॉइंट समझ में आया है ना? मतलब छोटी छोटी चीजें है, बट चॉइस ऑफ वर्ड्स, कई बार कैसा होता है ना कि हम एग्जाम में थोड़ा मेरा आंसर अच्छा दिखना चाहिए तो हम फैंसी वर्ड लिख के आते हैं कि एग्जामिनर को लगे वाह क्या लिखा है, और फैंसी के चक्कर में ऐसा गड़बड़ करके आते हैं जहां पे ये समझ में ही नहीं आता अपने को ही पहले के गलत क्या किया था मैंने, समझा? ये कि इसने ये मैडम लिख के आई थी, चेक करना पड़ेगा, ये मैडम लिख के आई थी, स्क्रूटिनी करना पड़ेगा, तो ये तो ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि मैंने तो अच्छा वर्ड लिखा है तो मेरे को ज्यादा मार्क्स मिलने चाहिए, उल्टा ये पास हो गई और ये रह गई। क्यों? क्योंकि स्क्रूटिनी करना, बात चेक करना ही है, लेकिन यहां पे हम थोड़ा टेक्निकलिटीज में ज्यादा घुसते हैं, समझेगा? दैट क्लियर? ठीक है, तो ये तो हो गया तुम्हारा बेसिक कि ऑडिट जो होता है वो स्क्रूटिनी नहीं होता, स्क्रूटिनी को वारंट लगता है। ऑडिटर मात्र रिक्वेस्ट कर सकता है। ऑडिटर कैसा करता है पता है? क्लाइंट के उधर जाता है, क्लाइंट को बोलता है हे क्लाइंट, मैं आपका ऑडिटर हूं, आपने मुझे बुलाया था कि मैं आऊं और आपके फिनेंशियल्स को चेक करके आपको ओपिनियन, तो कृपया करके मुझे आपके फिनेंशियल्स प्रदान करें, कृपया करके मुझे उनसे जुड़े हुए बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रदान करें ताकि मैं चेक करके अपना ओपिनियन दे सकूं। क्लाइंट बोलता है टाइम नहीं है, फाइनेंशियल रेडी नहीं है, क्लाइंट क्या, ऑडिटर क्या बोलेगा? ओके हम फिर मिलेंगे, थैंक यू, बस। अगले दिन ऑडिटर वापस जाएगा, क्लाइंट क्या आपके बुक्स रेडी है? नहीं रेडी, अभी टाइम है, मेरा आदमी एब्सेंट, एक हफ्ते बाद आएगा। ओके थैंक यू, एक हफ्ते बाद क्लाइंट फोन करेगा, हाँ अब रेडी है आ जाओ, अब ऑडिटर बोलेगा मेरे पास टाइम नहीं है, सॉरी। सिंपल है ना? हम जोर जबरदस्ती, एटीट्यूड, ईगो के साथ बात नहीं करते, है ना? हम क्लाइंट को अपने से नीचे नहीं मानते, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हम मिट्टी में मिलके बात करते हैं, ठीक है? ईगो अलग चीज होता है, सेल्फ रिस्पेक्ट अलग चीज होता है, मिक्स नहीं करने। ड्यू डेट के पहले अगर रीजनेबल टाइम है तुम्हारे पास तो मोस्ट वेलकम, क्लाइंट को बोलने का, जब भी देगा अगर टाइम होगा तो चेक कर लेंगे। क्लाइंट बोलता है अरे सेल्स चेक कर लो लेकिन इनवॉइस अवेलेबल नहीं है, अरे तो सेल्स कैसे चेक करेगा? बिना इनवॉइस देखे सेल्स कैसे चेक करे? बोले वो आज अवेलेबल नहीं है अभी, तो मैं क्या करेगा ऑडिटर? झगड़ा करूं क्लाइंट के साथ? ऐसे कैसे तुम कर सकते हो? सेल्स चेक करना बोल रहे हो, इनवॉइस नहीं देते हो। अरे क्यों झगड़ा करना है? तुम ऑडिटर हो, कलम तुम्हारे हाथ में है, रिपोर्ट तुमको बनाना है, रिपोर्ट में लिख दो। क्या लिखोगे? नॉट ट्रू एंड फेयर व्यू। क्यों? इनवॉइस नहीं दिया, बात खत्म, पैसा लेने का चले जाने का। सर अभी ऐसा रिपोर्ट देगा तो पैसा थोड़ी देगा, तो नहीं देगा तो नहीं देगा, ऐसे चले जाने का। अरे सर तो फिर तो गलत नहीं, गलत क्या है? अगला ऑडिटर आएगा ही नहीं जब तक पिछले वाले का हिसाब क्लियर नहीं होता। ये एक्ट में लिखा है, हर ऑडिटर भाई बहन, मतलब भाईचारा, भाईचारा मतलब संभाल लेगा एक दूसरे को, समझा? सीए एक्ट क्या होता है? जब तक पिछले ऑडिटर, तो अगर ऑडिटर बीच में चेंज होता है ऐसा, है ना, तो नया ऑडिटर जब जाएगा तो पिछले ऑडिटर का एनओसी लिए बिना वो ऑडिट रिपोर्ट साइन नहीं करेगा, समझा? तो अपना इंस्टीट्यूट है अपने को बचाने के लिए, टेंशन नहीं लेने का। ऐसा कोई तुम्हारा पैसा खा नहीं सकता इधर, पैसा तो देना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं एनओसी नहीं देगा, और मैं एनओसी नहीं देगा तो अगला ऑडिटर साइन नहीं कर सकता। और अगर उसने साइन कर दिया तो इंस्टीट्यूट उस पर इंक्वायरी करेगा, काय को तूने दूसरे ऑडिटर का इंसल्ट किया है, तो वो भी सीए। यूनिटी बहुत है अपने अपने प्रोफेशन में, बहुत यूनिटी।
है ना। तो इसी लाइन पे काम करते रहने का, कि बिंदास काम करने का, डरने का नहीं, क्लाइंट के दबाव में आने का। पॉइंट समझा? क्योंकि अपने पास ये चैप्टर में आगे आएगा थ्रेट्स, किस प्रकार के थ्रेट आप फेस करोगे क्लाइंट के साथ काम करते टाइम, और अगर ऐसे कोई थ्रेट आपने फेस किए तो उसको टैकल कैसे करना है, सब देखेंगे अपन, सब है ना, आएगा धीरे धीरे। पॉइंट समझ में आ रहा है बेसिक? ये क्यों आ गया? अब कुछ भी लिखना पढ़ना स्टार्ट करें अपन, कितने 12 बजे है ना, 1.5 घंटे से मैं बड़बड़ी कर रहा। कुछ भी लिखना पढ़ना स्टार्ट करें चैप्टर के बारे में, उससे पहले क्या पढ़ना है वो एक बार समरी बना लेते हैं, ठीक है। क्या पढ़ना है का मतलब क्या सर? मतलब कि बेटा ये चीज की बात कर रहा हूं मैं, कि आपके जो स्टैंडर्ड्स है सीए इंटर में, कौन कौन से स्टैंडर्ड्स है सिलेबस के अंदर, ठीक है। आपका पेपर पैटर्न अप्रोक्सीमेटली कैसा होगा, ठीक है। सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक्स आने वाले हैं, और ये मॉड्यूल का इंडेक्स है, ठीक है। मॉड्यूल का इंडेक्स ये है, तो मॉड्यूल के हिसाब से ये 11 टॉपिक्स आपके सिलेबस में है, तो 11 टॉपिक्स सिलेबस में, उसमें कौन कौन से टॉपिक के अंदर कौन कौन से स्टैंडर्ड छुपे हुए। जैसे तुम्हें 4 नंबर देखोगे, 500, 501, 505, 510, 520, 530, 550, फिर सीधा 610 है उसके अंदर, और बीच वाला 560, 70, 80 कोई और चैप्टर में छुपा हुआ है ना। तो ये सीन कैसा हो जाएगा, ये स्टैंडर्ड जो लाल कलर में मैंने लिखे ना, ये मॉड्यूल में नहीं लिखे हुए, इंडेक्स में इस तरह से। तो मॉड्यूल में अपन मॉड्यूल से करेंगे तो क्या सीन हो जाएगा कि अपने को ढूंढना पड़ेगा कौन सा चैप्टर में किधर किधर कौन सा स्टैंडर्ड आता है, ठीक है। तो ये अगर अपने पास रेडी हुआ, तो मैं अगर तुमको बोलो बेटा 560 निकाल, तो तुमको ऐसा एक दूसरे को दे 560 कौन से चैप्टर में, सीधा नोटबुक के पहले पेज पे आने का, इंडेक्स खोलने का, इंडेक्स में देख लेने का 560 कौन सा चैप्टर है, टेक्स्ट बुक में वो पेज खुलना चाहिए। पॉइंट समझ में आ गया? अब एक मजे की इंटरेस्टिंग बात एक लास्ट बता देता हूं, ठीक है, उसके बाद लिखते हैं। इंटरेस्टिंग बात क्या पता है, ये अपने स्टैंडर्ड्स है जो तुम्हारे सिलेबस में, ये इतने पढ़ने तुमको। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़े? कितने पढ़े? कितने हैं? हाँ 29? नहीं टोटल नहीं, सिलेबस में कितने? 27 के आसपास है ना। हाँ तो अपन तो फिर क्या अकाउंट्स के ऊपर जाएंगे, अपने पास 30 के आसपास है ऑडिटिंग स्टैंडर्ड, ठीक है। 34 के आसपास है अपने पास। तो ये जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड इतने हैं, ये देख के कुछ अजीब नहीं लग रहा तुमको? AS1, AS2, AS3, AS4, AS5 पढ़ा था, इधर अब पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं ऐसे, वो AS है, ये ऐसे AS अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ऐसे स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग, ठीक है। क्योंकि इसको भी AS बोलेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा ऑडिटिंग स्टैंडर्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में, तो उसको AS बोलने का, इसको ऐसे बोलेगा, ठीक है। कैसे? ऐसे 200 स्टार्टिंग मतलब आपने कहा से ऐसे 200 से, ऐसे 200, ऐसे 210, ऐसे 220। अरे ऐसा कैसा नंबर है? ऐसे 1 किधर है, ऐसे 2 किधर है? नहीं है। क्यों नहीं है? मतलब सिलेबस में नहीं है कि है ही नहीं? है ही नहीं। ऐसे स्टार्ट ही होते हैं 200 से, ऐसे कैसे? मतलब ये कैसे ऐसे 200 से ऐसे कैसे? ऐसे तो होने चाहिए एक से, ऐसे 200, फिर सीधा 210, बीच वाले किधर गए? है ही नहीं। समझा? मजा का पता है 200, 220, 230, चलो दिमाग सेट कर लिया, ओके ये ऐसे ही पढ़ना है, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 65, फिर सीधा 99। ये क्या है बे? कौन बना है? ऐसन कैसन बना है? कछु सोचा तो हैगा कि बस चलो बनाते। लकी नंबर 200, ऐसे 200। सोचने लायक चीज है कि नहीं? चलो तुमने ऐसा ऐसे 1 नहीं बनाया, लेकिन 200 क्यों बनाया? ऐसा कुछ तो होना चाहिए ना इसके पीछे साइंस, है ना। तो यही तो समझ है ना।
ये कैसे सवाल है पता है? ये ऐसे सवाल है जिसके जवाब शायद ही किसी को पता होंगे, और ये ऐसे सवाल है जो मोस्ट कॉमनली आर्टिकलशिप के इंटरव्यू में वो पूछे थे। तुम बोलोगे सी एंटर पास, हाँ रैंक होल्डर, रैंक होल्डर कौन सा स्टैंडर्ड आता है? मैं भी पूछो 200 300 400 500 सब आता है, ऐसे वन बताओ। वो तो पढ़ा ही नहीं, क्यों नहीं पढ़ा? पोर्शन में ही नहीं था। अब वो तुमको ये चेक कर रहा है पोर्शन में नहीं था बोल रहा है कि है ही नहीं। तुम बोलोगे पोर्शन में नहीं था, ओके थैंक यू वेरी मच, वी विल गेट बैक। तुम बोलोगे सिलेबस में नहीं था, नहीं सर है ही नहीं। हाँ चलो इतना तो पता है, अब बता क्यों नहीं है? अगर नहीं है तो लॉजिक होगा क्यों नहीं है ना? तो समझो मैं तुमको बता क्यों नहीं है। तुम जो कोर्स कर रहे हो ना सीए, इस सीए वाले कोर्स में तुम आगे चल करके या तो नौकरी करोगे या तो अपना कोई धंधा करोगे, शायद कोई आगे पढ़ेगा, है ना, या फिर कोई प्रैक्टिस करेगा। जब तुम प्रैक्टिस करोगे ना एज अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो प्रैक्टिस का मतलब तुम क्या करोगे? तो कहते हैं कि एक प्रैक्टिस करने वाला सीए अपने क्लाइंट्स को 4 प्रकार की सर्विसेज दे सकता है ना। 4 प्रकार की सर्विसेज दे सकता है मतलब क्या होता है? मतलब इंग्लिश में बोलो, इंग्लिश में, a practicing chartered accountant can engage into following the in providing the following services। वापस बोलो, practicing chartered accountant can engage himself in providing the following services। कौन कौन सी सर्विसेज? एक होती है ऑडिट, एक होती है रिव्यू, एक होती है अश्योरेंस, और एक होती है अदर्स, यानी कि बाकी कोई भी रिलेटेड सर्विसेज। ये 4 सर्विसेज तुम प्रोवाइड कर सकते हो, ये 4 के अलावा और कोई भी नहीं। ठीक है, अब ये क्या है? क्या है सर? प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने आप को एंगेज करता है ऑडिट सर्विस प्रोवाइड करने में, तो उसे कहते हैं ऑडिट एंगेजमेंट सर्विस। मतलब यू आर एंगेज्ड टू प्रोवाइड ऑडिटिंग सर्विस। जब कोई प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने आप को एंगेज करता है रिव्यू सर्विसेज प्रोवाइड करने में, तो उसे कहा जाता है रिव्यू एंगेजमेंट सर्विस। समझा? अश्योरेंस वाली सर्विसेज देते हो तो उसे कहा जाता है अश्योरेंस एंगेजमेंट सर्विस, और रिलेटेड सर्विस को कहा जाता है रिलेटेड सर्विस एंगेजमेंट। इजी? ठीक है। एंगेजमेंट मतलब क्या होता है? मतलब यू आर एंगेज्ड इनटू प्रोवाइडिंग दैट सर्विसेज, तुम वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। अब सवाल आता है सर इन चारों में अंतर क्या है? शब्द तो सारे साधारण इंग्लिश वाले ही है। तो ऑडिट क्या होता है और रिव्यू क्या होता है? ऑडिट क्या होता है, रिव्यू क्या? समझते हैं बेटा। अप्रैल से लेके मार्च तक का फाइनेंशियल ईयर होता है, और अप्रैल से लेके मार्च तक के फाइनेंशियल ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं, और इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर ऑडिटर ओपिनियन देता है। जब अप्रैल से लेके मार्च तक के फाइनेंशियल ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे ऑडिटर ओपिनियन देता है, उसे कहते हैं ऑडिट ओपिनियन। ऑडिट ओपिनियन क्या होता है? 12 महीने के फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ओपिनियन देना। 12 महीने कौन से? आने वाले के बीते हुए, आने वाले के बीते हुए, तो बीते हुए इसे कहते हैं ऑडिटर्स ओपिनियन इज बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। हिस्टोरिकल मतलब बीते हुए, समझे? रिव्यू क्या होता है बेटा? रिव्यू क्या होता है? रिव्यू का मतलब ऑडिटर फिर अपना ओपिनियन देता है, लेकिन अब की बार ओपिनियन जो दिया जा रहा है ये पिछले साल के लिए नहीं दिया जा रहा। अब की बार यहां जो ओपिनियन दिया जा रहा है ये पिछले क्वार्टर के लिए दिया जा रहा है। क्वार्टर समझ में आता है? साल में 4 होते, अप्रैल में, जुलाई अगस्त, अक्टूबर नवंबर, जनवरी फरवरी। कितने क्वार्टर्स के लिए ओपिनियन दिए जाएंगे? 3। अबे
3 ही हुए ना, अप्रैल में जून, जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर। अबे जैन फेब मार्च में तो साल खत्म नहीं हो गया, फिर तो ऑडिट ही होगा, समझेगा? जब जैन फेब मार्च आ जाएगा फिर तो साल ही खत्म हो गया, फिर क्या है रिव्यू, समझा? रिव्यू कब होता है? पहला क्वार्टर, दूसरा क्वार्टर, तीसरा क्वार्टर, चौथे में पूरा साल। तो अप्रैल में जून खत्म होने के बाद अभी तुम्हारे कोई अगर दोस्त होंगे जो आर्टिकलशिप कर रहे हैं, उनको पूछना बेटा अभी आजकल क्या कर रहे हो तुम, तो बोलेंगे अप्रैल में जून का क्वार्टरली रिव्यू कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? क्वार्टरली रिव्यू। तो मतलब अप्रैल में जून खत्म होने के बाद गए ना वो जुलाई में, तो ये भी तुम्हारा क्वार्टरली रिव्यू जो होगा उस पे तुम अपना ओपिनियन दोगे, ये भी आने वाले समय या बीता हुआ समय। अप्रैल में जून बीत चुका है, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ठीक बा? सर ई का होता है सर अश्योरेंस। बेटा अश्योरेंस मतलब ऐसी चीज है कि क्लाइंट गया बैंक के पास, सुनना, क्लाइंट जो है वो गया है बैंक के पास और बैंक के पास जाकर के पूछता है, हे बैंक मुझे 500 करोड़ का लोन चाहिए, दोगे क्या? क्लाइंट बोलता है अबे पैसा वापस भरने का औकात है क्या, मतलब डू यू हैव द कैपेबिलिटी टू रिफंड द मनी, है ना? क्लाइंट बोलता है हाँ हाँ क्यों नहीं, आपको क्या चोर लगते हैं? बोले चोर लगता तो कोई नहीं है लेकिन लेके भाग जाते। मैं नहीं बोला, तुम बोले, लेकिन होते ऐसे लोग जो दिखते तो नहीं है चोर लेकिन फिर लेके भाग जाते, है ना? तो सर तो अभी आपको मैं तसल्ली कैसे दिलाऊं? बोले एक काम कर, एक पढ़े लिखे सीए के पास जा और उसको बोल के एक कागज पे लिख के देने को कि तुम्हारा जो कंपनी है वो गोइंग कंसर्न है, बंद होने के कोई लक्षण आसार नहीं है, मतलब इंसॉल्वेंट नहीं है, तुम्हारे पास इनफ एसेट्स है टू पे ऑफ योर लायबिलिटीज, तो अगले 12 महीने 14-24 महीने तक तुम्हारी कंपनी स्टेबल है, बंद होने के आसार। ऐसा एक सीए को आकर के बोल तेरे फिनेंशियल्स को देखे, चेक करे और एक कागज पे लिख के दे, तो सीए आएगा, सीए आएगा, तुमको देखेगा फिनेंशियल्स को इवेल्युएट करेगा और इवेल्युएट करने के बाद बोलेगा अरे कंपनी के पास काफी एसेट्स है, मतलब कल के कल अगर ऐसा किसी ने केस कर दिया और कंपनी को बंद होना पड़ा तो भी कंपनी के पास इतने एसेट्स तो है कि सारी की सारी लायबिलिटीज पे ऑफ कर सके, इंसॉल्वेंसी की कगार पे नहीं पहुंचेंगे। ये पॉइंट समझ में आ रहा है? तो इतने एसेट, तो ऐसा जब सीए कागज पे लिख के देता है तो बैंकर को क्या मिलता है? आश्वासन, इंग्लिश में अश्योरेंस। अश्योरेंस मतलब क्या सर? अश्योरेंस मतलब प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे ओपिनियन, यानी क्या बंद नहीं होगी ये कंपनी, ऐसा मैं अनुमान लगा रहा, समझा? और रिलेटेड सर्विस का मतलब क्या होता है? रिलेटेड सर्विस मतलब अकाउंटिंग कर सकते हो, कंसल्टेंसी कर सकते हो, टैक्स कंसल्टिंग कर सकते हो, मतलब बाकी तुमको ऐसा कुछ काम करना है, टीचिंग वीचिंग करना है साइड पे कर सकते हो, वो सब रिलेटेड है साइड पे। पॉइंट समझा? अब सवाल आता है सर ये सब तो ठीक है, ये सब तो ठीक है, लेकिन सर आप है ना, ऐसा तुमको ऐसा मन में डाउट आना चाहिए, सर आप है ना, हमको टॉपिक चेंज कर, आप बात कर रहे थे ऐसे 200, 210, 220 ये क्यों है और वो बीच में 1, 2, 3, 4 क्यों नहीं है, और वो बताने के आड़ में आप हम लोग को पूरा टॉपिक चेंज करके किधर और ही लेके गए, है ना? हाँ, तो ये भी आर्ट है, ये भी तो आर्ट है ना? लेकिन इट इज नॉट अबाउट चेंज ऑफ टॉपिक, इट इज अबाउट, पहले मैं तुमको एक बैकग्राउंड बना के दे रहा हूं, अब मैं तुमको बताता हूं वो क्यों है। लास्ट बेंच मौसे ध्यान देते, इकडे ध्यान द्या, लक्ष देते, तो इन ये जो सारे रिव्यू, अश्योरेंस, ये सारी चीजें मैंने बोली ना तुमको, इन सब के लिए ऑडिट में स्टैंडर्ड्स है, इसे कहते हैं स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग।
इसे कहते हैं स्टैंडर्ड्स ऑफ रिव्यू एंगेजमेंट, इसे कहते हैं स्टैंडर्ड्स ऑफ अश्योरेंस एंगेजमेंट, और इसे कहते हैं स्टैंडर्ड्स ऑफ रिलेटेड सर्विसेज। समझे? इन सब के लिए ऑडिट के बाद, ऑडिट में क्या अपने पास स्टैंडर्ड्स है। सीए इंटर के सिलेबस में खाली ऑडिटिंग के स्टैंडर्ड्स है, ये बाकी के 3 स्टैंडर्ड्स जो है टाइप ऑफ 3 अदर स्टैंडर्ड रिलेटेड सर्विसेज वगैरह ये आएंगे सीए फाइनल के। इसके अलावा एक और स्टैंडर्ड आता है जिसे कहते हैं एसक्यूसी। इसका मतलब होता है स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। मतलब कोई सीए ऐसा नहीं दिखेगा तुमको कभी कि वो पता कोर्ट होता है ना, कोर्ट के बाहर वकील लोग कभी बैठे रहते हैं, वो छतरी लगा के ऐसा टेबल डाल के, है ना, ऐसा कोई सीए तुमको कभी ऐसा कोई दुकान के बाहर ऐसा स्टॉल लगा के बैठा हुआ नहीं मिलेगा। क्यों? सीए एक्ट में अलाउड नहीं है। देयर आर सम बेसिक क्वालिटी कंट्रोल मेजर्स विच यू हैव टू मेंटेन। समझे? देयर आर सम बेसिक क्वालिटी कंट्रोल मेजर्स के ये बेसिक क्वालिटी इतना तो तुम्हारे पास होना ही चाहिए, इंक्लूडिंग यूनिफॉर्म भी उन्होंने तो दिया हुआ है, क्या कपड़े पहनते नहीं है लोग रोज में, बट ऐसे कभी इंस्टीट्यूट में जाओगे कैजुअल्स पहन के तो तुमको नहीं आना। सीए की बात करो, तुम्हारी नहीं, तो तुमको रोकेंगे कि भाई इफ यू आर कमिंग टू अ मीटिंग और समथिंग, एक बार के लिए कोई टोकेगा सही, ठीक है। बट पॉइंट इज व्हाट, एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने के लिए कि सीए का एक लेवल, एक रिस्पेक्ट मेंटेन होना चाहिए, एक बेसिक डिग्निटी लेवल मेंटेन होना चाहिए, तो क्वालिटी कंट्रोल के भी स्टैंडर्ड्स है ना। तो अब अपन बात करते हैं कि सर ये अब सारी चीजें हैं क्या, इसके भी स्टैंडर्ड्स है, ये भी स्टैंडर्ड्स है, ये भी स्टैंडर्ड्स है, ये भी स्टैंडर्ड्स है, ये भी स्टैंडर्ड्स है, इतने सारे तो स्टैंडर्ड्स है। अब गड़बड़ क्या होगी, जब मैं 1 2 3 4 करके नाम दूं तो भाई कौन से स्टैंडर्ड को कौन सा नंबर दे देगा, SA1, SA2, SA3, फिर एक रिव्यू स्टैंडर्ड आ गया तो SRE4, SRE5, फिर एक अश्योरेंस का स्टैंडर्ड भी डालना है तो SAE6, SAE7, क्वालिटी कंट्रोल तो रह गया। अच्छा SAE, SRS, SQC10 कर देते, SQC10, फिर नया ऑडिटिंग स्टैंडर्ड आया तो वापस SA11, SA12। अब तुमको 1 2 3 4 तो याद रहेगा, उसके आगे SA लगाए कि RE लगाए कि QC लगाए, कैसे समझेगा? समझा? तो ये गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने डिवाइड कर दिए सारे स्टैंडर्ड्स को कि सर SQC जो होंगे ये 1 से लेके 199 तक होंगे, SA जो होंगे ये 200 से स्टार्ट होंगे और 1999 तक होंगे, SRE जो होंगे ये 2000 से चालू होंगे और 2999 तक जाएंगे, SAE जो होंगे ये 3000 से चालू होंगे और 3999 तक जाएंगे, और ये SRS जो होंगे ये 4000 से चालू होंगे और 4999 तक जाएंगे। समझे? ये इतने होंगे जब बनेंगे तब। आज कितने? आज SQC एक ही है, ये 200 से लेके 1999 तक जाएंगे, आज कितने? अराउंड 30-35 है। सर ये 2000 से लेके 2999 तक जाएंगे, आज कितने? 2, ये 3, ये 2, आज इतने ही है, ठीक है। बाकी के जब बनेंगे तब की बात है, लेकिन जब बनेंगे तब नंबर का ढूंढने जाओगे, तो पहले से नंबर प्रोसेस करके बना करके रखे। अब जैसे इसके अंदर सर फिर हमको दूसरा वो डाउट आया कि सर एक था 500, फिर था 501, फिर 505 आ गया, फिर 510 आ गया, 520, 530, अब ये कैसा 1 2 3 4 नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। क्यों सर? क्योंकि बेटा 500 का जो सीरीज है ना, इस सीरीज को नाम दिया हुआ है ऑडिट एविडेंस का सीरीज, मतलब एविडेंस से रिलेटेड कुछ भी हुआ तो 500 के सीरीज में आएगा, ठीक है। तो ऐसे 500 तेरा पहला ही स्टैंडर्ड हो गया ऑडिट एविडेंस। अब ऑडिट एविडेंस बैलेंस शीट और P&L आइटम चेक करने तो उन सबके एविडेंस चाहिए। तो जैसे इन्वेंट्री चेक कर रहा हूं, कंपनी पे कितने केसेस लगे हुए हैं उनको चेक कर रहा हूं, है ना। तो ये सारी चीजें चेक कर रहा हूं तो स्पेसिफिक हो, ये तो जनरल हो गया।
जनरल में से 3-4 स्पेसिफिक चीजें आ गई, जैसे इन्वेंट्री हो गया, लिटिगेशन हो गया, कंपनी पे कितने केस चल रहे, वो 501 पे आ गया। अब और भी तो चीजें जैसे फिक्स्ड एसेट हो गया, उसमें एग्जैक्टली क्या देखने का, बोले वो अभी तक नहीं पता, वो जनरल में जो चेक करते हो वही करने का, लेकिन जब पता चलेगा तब 502 बनाएंगे, तब 503 बने, तो 501, 2, 3, 4 इसके अंदर वो स्पेसिफिकेशन डाल देंगे। फिर बोले 505 एक्सटर्नल कंफर्मेशन, बाहर वाली पार्टी से कंफर्मेशन मंगवाने का, जैसे बैंक का बैंक स्टेटमेंट, समझा। तो एक्सटर्नल कंफर्मेशन में खाली बैंक थोड़ी आता है, फिर तो क्रेडिटर्स भी होंगे और भी कोई एक्सटर्नल पार्टी हो सकती है। हाँ, तो बाकी सबका आएगा, तो 6, 7, 8, 9 बनाएंगे जब बनाना होगा तो, ठीक है। फिर 10 पे कुछ और नया कॉन्सेप्ट, बट ये चलेंगे सारे के सारे ऑडिट एविडेंस से रिलेटेड, समझे, एविडेंस से रिलेटेड ही चलेंगे। लेकिन कैसा एविडेंस से रिलेटेड में, अब जैसे 200 हो गया मेरा बेसिक व्हाट इज ऑडिट, और 210 हो गया ऑडिट एक्सेप्ट करने का कि नहीं। अरे तो व्हाट इज ऑडिट और ऑडिट एक्सेप्ट करने का कि नहीं, इसके बीच में भी तो कितने सवाल होंगे। हाँ, तो बोले उसके लिए अलग स्टैंडर्ड जब बनेंगे तब वो बीच में 201, 2, 3, 4, 5 भरेंगे। समझ में आ रहा है। अब जैसे तुमको इधर दिया 260 का होता है, 260 होता है एक TCW, मुकेश अंबानी के साथ बात करने का, टॉप मैनेजमेंट के साथ। ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है टॉप मैनेजमेंट के साथ जाके डिस्कशन करने का, रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका, बराबर। अगर 265 क्या है, बीच में क्यों डाले, 265 होता है इंटरनल कंट्रोल्स में अगर गड़बड़ हुआ, कंपनी के इंटरनल कंट्रोल्स में गड़बड़ हुआ तो टॉप मैनेजमेंट के साथ जाके बात करने का, तो है तो टॉप मैनेजमेंट वाला है ना ये भी, इसीलिए उसको 60 के रेंज में डाला। समझा, मतलब ये नंबर जो निकाले वो इनकी पिंकी पोंकी करके नहीं निकाले, उसके पीछे लॉजिक है, कॉन्सेप्ट समझा। गया क्या भेजे में, लिखने का था, लिखाऊंगा ना। आ जाओ, अब निकाल लो नोटबुक थोड़ा सा, अब टिके रहने के लिए नोटबुक लगेगा। सबसे पहले पेज पे इंडेक्स बना लेते हैं, दूसरा पेन हो तो वापरो, नहीं हो तो आजू बाजू वालों के साथ ब्लैक ब्लू एक्सचेंज कर लो अगर नहीं हो तो, ठीक है। लेकिन हो तो रेड वापरो या कोई और कलर वापरो, किसके लिए, ब्रैकेट में जो लिखा है वो हाईलाइट होना चाहिए, वो स्टैंडर्ड्स नाम तुम्हारे हाईलाइट होने चाहिए। ऑनलाइनर्स शुरू हो जाओ। का पूरा सीरीज है 700 का, 700, 701, 705, 706, 710 लंबा सीरीज है, तो पूरा सीरीज, हर एक नंबर नहीं लिख रहे, ठीक है। प्लस 299 एक यहाँ पे स्पेशल फीचर्स ऑफ ऑडिट ऑफ डिफरेंट एंटिटीज, फुल फॉर्म लिखने का बिंदास, एग्जाम में एक भी शॉर्ट फॉर्म नहीं मिलेगा, इतना बड़ा ये बच्चे के रिपोर्ट नहीं मिलेगा। यार यही करते हैं। ऑनलाइनर समझ में आ रहा है ना, गाड़ी अटकेगा तो कुछ डाल देना मैसेज में। हो गया,
स्क्रॉल करो। तुम लोग का लिख के हो गया था कि ऐसे राउंड मारने थे? ये अपना सिलेबस। इसके अंदर जो इसके अंदर जो येलो मार्क किए हुए हैं वो इंपॉर्टेंट वाले हैं बहुत ज्यादा, और जो पिंकी पिंकी है वो सिलेबस में नहीं है, बट उनका नाम अपने सिलेबस में कहीं ना कहीं उनका नाम जिक्र होता है वो स्टैंडर्ड सीए फाइनल वाले, ठीक है। बाकी उनका सिर्फ नाम किसी ना किसी स्टैंडर्ड में आता है, इसलिए यहाँ पे डाल के रखा है खाली। एक्चुअल में ऐसा 800 का भी सीरीज आता है, 800 का सीरीज इंटर में नहीं आता, 800 का पूरा सीरीज फाइनल में जाता है। तो यार फाइनल का सिलेबस विल बी 200 का पूरा सीरीज, 300, 400, 500, 600, 700 का पूरा सीरीज प्लस 800 का पूरा सीरीज। तब अपन जब फाइनल में मिलेंगे 2 साल बाद, तब मैं इंटर वाले जितने भी स्टैंडर्ड है सेम एज इंटर लेके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो फाइनल में कोई वापस से स्टैंडर्ड बढ़ाएगा नहीं, मतलब इधर मेरे पास पढ़ोगे या और किधर जाके कहीं पे भी जहाँ भी पढ़ोगे, इंटर वाले स्टैंडर्ड पे सेम एज इंटर होगा। ढंग से पढ़ लेना सारे स्टैंडर्ड एक ही बार में। नंबर बराबर लिखना 10, 20, 30, 40, 50, 60 का बैग बन जाता। तो खाली ऑडिट के लिए वर्क जो है और अपने सब्जेक्ट में भी वर्क रुत्तु के सारे वर्क ऐसा नहीं, छोटा सा है सही में क्या और ले रहे हैं हो गया ऐसा बाकी है क्यों आड़ा जा ऑनलाइनर्स हो गया, डन है।
डन। थ्री टू, बाकी है किसी का? तीस सितंबर, 30 सितंबर को खत्म हो रहा है। डन। ये और है नहीं, ये इतना ही। ठीक है, ये वाला पार्ट इधर ही, इसके नीचे आएगा थोड़ा सा और दोनों अलग करो, ऊपर का बाकी। उड़ाओ इतना। चलो शुरू करते हैं। अब अपना पहला कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो आपने ये जो लिखा है, ये जो लिखा है 11 चैप्टर का लिस्ट, ठीक है। ये जो 11 चैप्टर का लिस्ट है, पहले तो रिमोट एसी चालू करो, एसी चालू करो, रिमोट आगे भेजो। तो एसी क्लास में बंद रखने के लिए थोड़ी लगे, क्यों बंद करते हो, तुमको थोड़ी बिल बनना है। हाँ चलो, ये जो अपने सामने ये जो लिस्ट आपको दिख रहा है, ये अपने 11 चैप्टर्स का जो पूरा लिस्ट दिख रहा है, इसमें से पहला चैप्टर जो है नेचर
ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट, ठीक है। 4 मार्क्स का चैप्टर है, सॉरी 4 मार्क्स का चैप्टर है। अगर आया तो 4 मार्क्स के लिए आएगा, ठीक है, और नहीं आएगा ऐसा होगा ही। खाली ये कंफर्म नहीं हो सकते कि एमसीक्यू में आएगा या डिस्क्रिप्टिव में। नॉर्मली इस चैप्टर से क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछे जाते, ठीक है। ये पहला चैप्टर है जिसमें एक ही स्टैंडर्ड है, ऐसे 200 एक ही स्टैंडर्ड, ठीक है, मतलब ज्यादा कोई स्ट्रेस वाला चैप्टर है नहीं, ठीक है। 200, 210 से 220 ये 3 स्टैंडर्ड ऐसे हैं जो ऑडिट स्टार्ट होने के मतलब प्रैक्टिकली जब आप ऑडिटर बन के जब आप ऑडिट करने जाते हो तो ऑडिट का काम चालू करने से पहले क्या मुझे इस कंपनी का ऑडिट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये सवालों के जवाब आपको 200, 210 से 220 में 210, 220 और 200 ये 3 होने के बाद आप प्रैक्टिकली काम चालू करोगे क्लाइंट पे, समझा? वहां तक आप काम चालू करोगे इतना, समझा? तो पहला SL200 इसको अभी हम आज अभी चालू करेंगे। कितना 2:45 हुआ ना, 2:45 2:45 1 घंटा बस, तो बढ़िया है। 1 घंटे में 30 चैप्टर में से देखते हैं क्या कुछ होता है, कितना होता है, और बाकी कल का 3.5 घंटा एक्स्ट्रा होता है, 3.5 घंटा कल ये चैप्टर कल खत्म कर, ठीक है। छोटा सा चैप्टर है, एक ही स्टैंडर्ड है और सर ऑडिट में टोटल 11 चैप्टर, आंसर्स की कोई गिनती नहीं है, कितने सारे है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, फिर उसको याद कैसे करें, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी, मैं तुमको बताने जाऊंगा जैसे यहाँ पे हर आंसर एक जैसे लगेगा, तो फिर जब समझेंगे कैसे, याद कैसे करेंगे, मतलब है ना। तो उसके लिए अपने को बहुत ज्यादा क्लैरिटी चाहिए, पहले तो कॉन्सेप्ट का, और दूसरा रिवीजन के टाइम पे जब SL200 को पढ़ोगे रिवीजन के टाइम पे, जब अक्टूबर नवंबर में तुम SL200 रिवाइज करना बैठोगे तो तुम्हारा ठीक है, मतलब 120 घंटा मेरे साथ बीता है और फिर वापस 120 घंटा खुद बीता होगा। हम यहाँ पे 120 घंटे में जो करेंगे, तुम्हारा जब रिवीजन चालू होगा, जब भी उस पॉइंट ऑफ टाइम पे तुम्हारा काम अप्रोक्सीमेटली 70-75 आवर्स ऑडिट, फर्स्ट रिवीजन, सेकेंड रिवीजन में 40 घंटे, ठीक है। मैं तुमको सिंपल बता रहा हूँ बेटा, हम यहाँ पे जितना भी पढ़ेंगे 3.5 घंटे में, शिद्दत से अगर तुमने मेरे साथ क्लास में पढ़ा होगा, ध्यान दिया होगा, मेरा 3.5 घंटे का काम घर जाके रिवाइज करने में तुमको 20 से 25 मिनट लगेगा मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं। मतलब कोई अगर दूर रहता है, मतलब तो ट्रेन में ही पढ़ना, घर पहुंचने से पहले रिवीजन होता है, बट आदत बना लेना, जैसा सुबह उठ के आंख खुलते पहले ब्रश करने को चाहिए, नहाने को चाहिए, है ना, प्रार्थना करते होंगे तो प्रार्थना करने को चाहिए, ठीक है, फिर नाश्ता चाहिए, ये आदत है। तो उठते पहले ब्रश करना चाहिए, ये आदत हो गया। उसी तरह से रोज का, मतलब जब ऑडिट का लेक्चर होता है उस दिन का पढ़ा, मैं नहीं बोल रहा हूँ अगले दिन के लिए तो तैयारी करके, उस दिन जितना पढ़ा उतना। घर पहुंचने से पहले अगर ट्रेन में जा रहे हो, दूर रहते हो तो पास में रहते हो तो घर जाने के बाद कभी भी अगले लेक्चर में आने से पहले रिकैप हो जाना, ठीक है, वो टैंक हो जाएगा, सेट हो जाएगा दिमाग में, फाइनल तक याद रखिए, ठीक है। अच्छा, पहला चैप्टर SL200 यानी कि नेचर, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव, या नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट के बारे में बात करना है। बात करने से पहले एक टेंटेटिव पेपर पैटर्न दे देते हैं, मैं तुमको बता देता हूँ, ये बहुत ज्यादा यूजलेस है, कोई काम का नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये कोई फिक्स पेपर पैटर्न नहीं है, इंस्टीट्यूट ने नहीं है, ठीक है, ये खाली इंस्टीट्यूट का ट्रेंड है कि अभी पिछले 6-7 अटेम्प्ट में अगर हम देखेंगे, 5-6 अटेम्प्ट में अगर हम देखें तो इस ट्रेंड के हिसाब से पेपर में क्वेश्चन आए हैं, है ना। तो ये नॉर्मली फॉलो हुआ है, तो खाली समझने के लिए अगर तुमको चाहिए तो नोट करके रख, ठीक है, बाकी इसके ऊपर ज्यादा ध्यान देने का, क्लियर कर लो। अगर किसी अगर तुमको लगे कि अगर ध्यान देने का है तो छोड़ दे, पढ़ना तो अभी है, ठीक है। क्या बोला स्वरांगी, मतलब वो तो स्वर होता है,
स्वरा, स्वर ही होता है ना, तो स्वरांगी करके टोन है क्या? म्यूजिशियन है कोई घर पे? स्वरांगी व्हाट फुल नेम? रावत, गावित, GAVIT, गावित। जनवरी हो गया, क्वेश्चन खत्म।